लेमन ट्री, वो 10% ऊपर। और थोड़ा फर्स्ट वीक में वैसे भी थोड़ा डोमेस्टिक ब्रोकर्स के शेयर्स ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि फॉरेन ब्रोकर्स के थोड़े कम आते हैं व्यूज़, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। खैर एनीवे इन सब की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुड आफ्टरनून, वीरू हर्षदा रहेंगे मेरे साथ अगले 1.5 घंटे और बात करेंगे मार्केट की। और आज मार्केट ने जो किया उससे थोड़ी हैरानी वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट ने ये साइंस आपको दिखा दिए थे, पिछले 2-3 दिन से दिखा दिए थे, कल खास तौर से। और आज सुबह सुबह एक लग रहा था, देख कर फीलिंग आ रही थी मार्केट में कि वो लो टूटेगा, जो 3 दिन का लो है, और वो टूटा। और ये मैं कहूँगा कि मार्केट ने अब थोड़े साइन दिए हैं करेक्शन के। हालांकि डे लो से रिकवरी देख ली हमने फिर से, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है अभी तक, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। ये एक और फ्लशिंग आउट प्रोसेस है। बस एक चीज़ ये है कि क्योंकि ये नए साल पे हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको आपको तवज्जो देनी होगी, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि कहीं ये ट्रेंड चेंज होगा या नहीं, तो हमको 1 हफ्ते या 10 दिन बाद पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए तो ये कहेंगे कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। लेकिन फाइनेंशियल्स में वीकनेस है, फाइनेंशियल्स में अच्छी खासी वीकनेस है। और नॉर्मली फिन निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन आप देखते हैं थोड़ी सी वीकनेस, आज थोड़ी ज़्यादा एग्जैस्परेट हो रही है वो। लेकिन लास्ट का 1.5 घंटा देखते हैं किस तरीके का ट्रेड बनता है। हर्षदा, वीरू गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरू। अनुज, कंस्ट्रिंग धीरे धीरे करके हम नीचे फिसल रहे हैं। आज हमने 21,555 का वो लोअर साइड पर लेवल टेस्ट किया, तो जो सुबह में हम बातचीत कर रहे थे 677 उसके डेफिनेटली नीचे कारोबार कर रहे हैं। तो अब इस समय निफ्टी के लिए क्या स्टॉप लॉस आज का लो रहेगा, और इससे नीचे फिसले तो फिर वो रहेगा, कैसे अप्रोच कैसे करना है? कंस्ट्रिंग मार्केट साइन दे रहा है कि हाँ काफी मैं भाग चुका, अब थोड़ा सा आराम करूंगा। बिल्कुल हर्षदा, देखिए आपको याद होगा इवन जिस हफ्ते में छुट्टी पे था उस दिन भी एक दिन मार्केट इसी तरीके से गिरा था। जी हाँ, तब तो मार्केट ने 21,000 भी ब्रीच कर दिया था। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी मार्केट में। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, 21,600 के नीचे अगर आप बंद होना शुरू हो जाए, 21,555 का लो था, वो तो खैर सैक्रोसेंट हो गया, 21,600 के नीचे अगर आप बंद होना शुरू हो जाएं तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलिए। हमने एक व्यू पिछले 2-3 दिन से ये लिया है कि 22,000 का हमारा टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है। एक बार के लिए आप थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पाने को 200-300 पॉइंट है, खोने को 800-1000 पॉइंट पॉसिबल है। करेक्शन अगर आ जाए मार्केट में तो कई बार इस तरीके की आती है। और इसके लिए थोड़ा सा मैं अब मार्केट में काफ़ी टाइम के बाद नर्वस हुआ हूँ। और 1-2 चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी, जब सीरीज़ की शुरुआत हुई थी तो हम 70% लॉन्ग पर थे, ऑल टाइम हाई ओपन इंटरेस्ट पे हमने शुरुआत की थी। ये सब चीज़ें एक मार्केट को, बैन में एक शेयर था वो जब सीरीज़ की स्टार्ट में, वो नॉर्मली कम होता है। ऐसी चीज़ें नॉर्मली करेक्शन के टाइम पे होती हैं, और करेक्शन बुरी चीज़ नहीं होती मार्केट के लिए। हो जाए ना एक बार, मैं कहूँगा एक बार के लिए आप 21,200 पे भी आ जाए ना, वो अच्छी चीज़ होगी। अब होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन अगर हो जाएगा तो वो मार्केट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी, उससे थोड़ा सा मार्केट में एक डर लगेगा कि गिर भी सकता है मार्केट। मार्केट का काम वन वे चलना नहीं है, जो जिस तरीके से चल रहा था मार्केट। खैर एनीवे, नेक्स्ट सपोर्ट 21,555 जो आज का लो है, उसके बाद 21,500। एक चीज़ कहूँगा, अगर सपोर्ट आए और स्टेबिलिटी लगे तो 21,500 के लो के साथ फिर आप चाहें तो लॉन्ग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी उसमें मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा। लेकिन इशू है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से इतना टाइम लगाने के बाद जब लगा था कि 48,000 का ब्रेकआउट आ गया, जिस एफर्टलेसली वो वापस 48,000 के नीचे आया है ना, वो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है। और जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी फिर से गिरा है, तो 47,800 को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। 47,800 अगर ब्रेक होने लगे बैंक निफ्टी पर, तो 47,500 भी पॉसिबल है। आज इंटरडे में ब्रेक हुआ है, क्लोजिंग पर अगर ब्रेक हुआ तो मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी फिर थोड़ा सा डेफिनेटली वीक हो रहा है। और आज थोड़ा सा मिड कैप्स भी टूटे हैं। अगर आप रिलेटिवली देखेंगे, जो मिड कैप आउट परफॉर्मेंस कर रहे थे, आज वो भी शायद थोड़ी सी मिसिंग है। आज इनफैक्ट 100 पॉइंट का नॉक इस समय मिड कैप इंडेक्स से आता हुआ, लेकिन फिगर इंपॉर्टेंट 47,800 का, और इस समय आपके सामने दिखाई देगा 47,824 के आसपास। देखते हैं संभलता है इन लेवल्स पर या फिर और टूटता है, क्लोज कहां पर आएगा, और क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी भी कुछ ही देर में आपके लिए हाजिर करेंगे। लेकिन वीरू, आज के इस मुनाफा वसूली के दौर में बताइए क्या स्ट्राइक कर रहा है आपको? कौन से वो काउंटर्स हैं जो शायद संकेत दे रहे हैं कि अब थकावट आना शुरू हो चुकी है, काफी भाग गई है? जब बाजार दवा ढूंढ रहा हो ना हर्षदा, तो लग रहा है कि कुछ तबीयत नासाज सी है। आज दवा दवा और दवा। मेरे पास जो OI गेनर्स ऑप्शंस के स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी जो है वो सिर्फ फार्मा में है हर्षदा। आज सुबह स्टॉक जो आई थिंक अनुज ने मार्क किया था, लुपिन, ग्लेनमार्क, सब में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ। मैं हालांकि शुरुआत, क्योंकि इन सेगमेंट्स में जो स्टॉक्स में उल्लेख करता हूँ वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से अच्छे,
मेट्रोपोलिस, मैं यहाँ पहले मेट्रोपोलिस रखना चाहूँगा, हालांकि बाकी काउंटर्स पे आऊँगा मैं, लेकिन मेट्रोपोलिस में क्या है, आपकी स्क्रीन पे 1721 पे ट्रेड करता हुआ हर्षदा, ये क्लोज अगर आता है तो ये क्लोज लगभग आप समझ लीजिएगा कि नवंबर 2022 के बाद सबसे हाईएस्ट क्लोज होगा। ओआई एडिशंस में अगर आप देखें तो लगभग मतलब 7.5% का एडिशन मेट्रोपोलिस जैसे स्टॉक के लिए बड़ा है। ये अभी भी हालांकि ये बेस से इजेक्ट नहीं कर पाया है, निकल नहीं पाया, बट इंस्टेंसेस संकेत अगर आप देखें उसके हैं, स्पेशली ऑप्शन एक्टिविटी में। पहला स्टॉक मेट्रोपोलिस। दूसरा स्टॉक जिसको मैं रखना चाहूँगा वो यहाँ पर है दिवीज लैब। अगेन कुछ स्टॉक्स जो ऑल टाइम हाई पे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो लोअर एजेस से बाहर निकल रहे हैं, उसमें 4006 पे दिवीज लैब हर्षदा, ये क्लोज मतलब ये प्राइस जो है जून 2022 के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर है। एक क्लियर 1.5 साल का ब्रेकआउट है आपकी स्क्रीन पे, इनफैक्ट 1.5 साल से भी ज़्यादा की अवधि का स्ट्रॉन्ग एडिशन लगभग 9% का। आप क्वांटम ऑफ ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखिए हर्षदा, ये सीरीज का मात्र अभी तीसरा दिन है, बट फार्मा में 7, 8, 9, 10% की एडिशन, ये ह्यूज है। शुरुआती वीक का डेवलपमेंट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तीसरा काउंटर जिसका मैं मार्क करना चाहूँगा यहाँ पे, वो इस स्पेस से थोड़ा सा बाहर है, एंड दैट्स ONGC। ONGC आपकी स्क्रीन पे आएगा और लगभग 209.35 के स्तर पे ये क्लोज भी अगर ONGC का आता है तो ये समझ लीजिएगा मल्टी ईयर हाई क्लोज होगा। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली मई 2015 के बाद के अब तक के सारे हाईस काट के लगभग 8 साल के ब्रेकआउट की तरफ ONGC बढ़ता हुआ। वॉल्यूम ऑप्शन एक्टिविटी बढ़िया, और आप ओ एडिशंस देखिए 15 लाख शेयर्स के ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं। और एक लास्ट में स्टॉक और मार्क करना चाहूँगा, दैट्स ग्लेनमार्क। आज शुरू में ही शुरुआती मिनटों में ही रिफ्लेक्शन मिल गया था कि अच्छा करेगा, और अब डे हाई पर ट्रेड करता हुआ एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है, जिसका ब्रीच आज हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 860 के रेंज में, और 4% को आई बिल्डअप। तो हर्षदा कुछ फार्मा, कुछ डायग्नोस्टिक और एक ONGC जहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आती हुई। हर्षदा चलिए, गिरते बाजार में दवा का ही सहारा मिल रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव जोन में ज़रूर है। लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कंसिडरिंग ट्रेंड आज थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर बैठ रहा है। आयशा मोटर्स 3.25% नीचे, अल्ट्राटेक में 2.5% की गिरावट। आज LTI, माइंट्री और L&T जैसे काउंटर्स भी 2% नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोडाफोन आइडिया लगातार 2-3 दिन तेजी के बाद यहां पर विराम लगा, 5% का नुकसान। आज अशोक लेलैंड करेक्शन जोन में है, और मिड कैप IT में एम्फोसिस और कोफोर्ज के नाम सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ तेजी वाले सौदे भी है। कोल इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, 2.5% का इजाफा कल भी गिरते बाजार में ऊपर था, और आज फिर एक फॉलो थ्रू देखने को मिला है। और जो वीरू भी मेंशन कर रहे थे, दवा का सहारा तो सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, सब में तेजी बनती दिखाई दे रही है। मिड कैप में भी एक अच्छी खासी लिस्ट है इन फार्मा कंपनियों की, दवा से जुड़ी हुई कंपनियों की, जहां पर आज हमने देखा है खरीदारी के अंश बन रहे हैं। आप गौर करें तो बायोकॉन, लुपिन भी इस लिस्ट में शामिल। AB फैशन एंड रिटेल आज 8% ऊपर, इस पूरे पैक पर नजरें आगे रहेंगी। और डेल्टा कॉप भी है जहां पर थोड़ा सा इजाफा बनता दिखाई दे रहा है, 4% के गेंस इधर। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें दोनों तेजी और मंदी के सौदे बनते दिखाई दिए हैं, लेकिन ध्यान रहे आज बाजार ने थोड़ा सा अपना ट्रेंड मुनाफा वसूली की तरफ बनाया है। अब ऐसे में किन स्टॉक्स में पोजीशंस काटनी है, किन में लेने का अभी भी मौका है, सब पर बातचीत होगी। हमारा पैनल एकदम तैयार है आपको अपने व्यूज देने के लिए। मयूरेश जोशी देंगे आपको एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद, प्रशांत सावंत और श्रीकांत चौहान से होगी डिटेल में बातचीत। आज एक स्टॉक है जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी दिखा रहा है, VST इंडस्ट्रीज। क्या हो रहा है यहाँ पर, इस पर एक अपडेट यतिन से लेंगे 2:20 पर। 2:30 बजे प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च एनालिस्ट परम देसाई जुड़ेंगे, और फार्मा कंपनियों में आउटलुक क्या है 2024 के लिए, उस पर होगी डिटेल में बातचीत। 2:40 पर आदित्य बिरला ग्रुप पर हमारी स्पॉटलाइट जाएगी, बताएंगे यहाँ पर क्यों तेजी आ रही है, क्या ट्रिगर्स है। 2:50 पर 2024 के आउटलुक के लिए हम बात करेंगे prakashdiwan.in के प्रकाश दीवान से, इन्वेस्टमेंट इवेंजलिस्ट हैं ये, तो देखते हैं उन्होंने क्या मार्क किया है 2024 की स्ट्रैटेजी के तौर पर। फिर ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा, ST, BTST ट्रेड्स, और आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग की रणनीति और मार्केट क्लोज। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए। गुड आफ्टरनून। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस 7399 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। 2-3 दिन से पॉज था, आज एक अप मूव मिला है। स्टॉप होगा 7350, टारगेट होगा 7500 का। आज कल में आना चाहिए बजाज फाइनेंस।
ओके, बजाज फाइनेंस में गावा साहब कह रहे हैं तेजी की पोजीशन आप लेकर चलें। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो एक बिकवाली करने का ट्रेड है, आईसीआईसीआई बैंक पे बिकवाली करनी है। अगर आप देखिए तो आप क्लियरली एक ट्रेंड आपको दिखेगा आईसीआईसीआई बैंक में लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था पिछले करीब 5-6 सेशन से, लेकिन आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे के रेट दिखाए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से भी गिरावट और देखने को मिल सकती है, इसलिए करंट लेवल्स पे आप आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 994 के रहेंगे, माफ करिएगा 996 के रहेंगे। 996 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं और 965 रुपए 965 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं आईसीआईसीआई बैंक में, ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 980 का पुट ऑप्शन 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे आप 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 25 रुपए के टारगेट रखिए। जी हाँ, इसमें कोई राय नहीं कि मानस की स्पॉटिंग इस लिहाज से ठीक है क्योंकि अभी निफ्टी बैंक ने सिर्फ 10 डे वो भी इंटरडे बेसिस पे तोड़ा है आज। बट जहाँ तक आईसीआईसीआई बैंक का सवाल है एट 985, ये अपने इवन 20 डेमा से लगभग आप समझ लीजिएगा कि 10 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ। 50 डेमा प्लेस्ड है अप्रॉक्सीमेटली 973 की रेंज में। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आईसीआईसीआई बैंक में ज़्यादा है। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का, और मतलब आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून वीरू जी। लालपात लैब्स अगर हम देखें तो फिलहाल जो 20 डेमा है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड है, बट प्राइस उसके ऊपर सस्टेन कर रही है और मैं मान के चल रहा हूँ कि क्लोज भी हो जाएगी। 2615 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। 2585 2585 करीबन 1% रिस्क होगी, स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ से जो टारगेट रखेंगे वो होगा 2690 से लेके 2700 तक, 2700 तक। ओके, रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और मेरी एक नजर मेटल्स के कुछ नाम पे है, नेशनल एल्यूमिनियम हो गया, बीडीएल हो गया, इन सब में कहीं पे कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है। और ये मैं कोई इंट्राडे के हिसाब से नहीं कह रही, लेकिन मल्टीडे के हिसाब से मुझे बीडीएल अच्छा लग रहा है। ऐसे डिस्क्लोजर ये मेरे क्लाइंट्स के पास भी हो सकता है। और बीडीएल के फ्यूचर्स की अगर बात करें 260 के करीब ये ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 257 पे एसएल लगाया जाए तो ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर बहुत जल्दी 265 की तरफ और उसके बाद 268 की तरफ जाते हुए हमें दिख सकता है फ्यूचर्स पे। ओके, वेदांत की बात हो रही। वेदांता लिमिटेड में तेजी की पोजीशन 265 के लिए एक अपॉर्चुनिटी रचना जी पिक करिए। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, बताइए ट्रेड्स क्या ले रहे हैं इस मार्केट में, क्या है टॉपिक इस घंटे का? आफ्टरनून। तो कल सुबह जो मैंने एक स्टॉक डिस्कस किया था भंसाली इंजीनियर, आज अच्छा खासा मूव दे चुका है, बट मुझे लगता है आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। कहीं ना कहीं आई थिंक जो कैपेसिटी एनहांसमेंट्स भंसाली इंजीनियरिंग कर रही है ऑफ एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टीरीन एबीएस जिसे हम ये कहते हैं, एक सिग्निफिकेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। 75,000 टीपीए पे काम करते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द कैपेसिटी अगले 1.5 वर्ष में 1,45,000 टीपीए के साथ, विद सम एक्सट्रूडर लाइंस जो एक पार्ट एंड पार्सल होता है, एंड सम इंजीनियरिंग वर्क एज वेल। ऑन टॉप ऑफ दैट जितना केपेक्स ये कैपेसिटीज के लिए लगेगा 250 करोड़ के आसपास, ये सारा इंटरनल अक्रूवल से होगा, विच मीन्स दैट द जीरो डेट स्टेटस जो कंपनी मेंटेन करेगी ये शायद बरकरार रहे। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस जो ये बनाते हैं एबीएस या ईसीएस एज वेल, इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं, टीवी, ऑटोमोटिव, मिरर से लेके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड अदर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स एज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एंड यूजर एप्लीकेशंस काफी वास्ट है। प्राइसिंग रियलाइजेशन इनके फेवर में रहने की पूरी उम्मीद है, assuming these industries probably going through a good phase as far as manufacturing capex, top line and operating margins are concerned। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ भी ठीक ठाक रहनी चाहिए। न्यू कैपेसिटीज जैसे आएंगे FY26 के बाद के नंबर्स हमें और ज्यादा इजाफा देखने मिलेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो डिविडेंड यील्ड 3% की देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी एन एडिशनल किकर। वैल्यूएशंस अगर आप कंपेयर करेंगे with its historical averages, it trades at around 1.1 times price to book FY25 and around 1 times FY26 numbers, जो काफी रीजनेबल है मेरे ओपिनियन में। तो जो नंबर्स आए हैं फर्स्ट हाफ तक, अराउंड 4 रुपीज का ईपीएस इन्होंने पोस्ट किया। पिछले वर्ष पूरे वर्ष में इन्होंने शायद ईपीएस 5.65 रुपीज का पोस्ट किया था, 5.5 रुपए के आसपास। सो दे आर इजीली गोइंग टू सरपास फर्स्ट हाफ नंबर्स वेरी वेरी कंफर्टेबली। तो मुझे लगता है आई थिंक अच्छा विकल्प हो सकता है भंसाली। ओके, अच्छा मार्केट में आ रही है रिकवरी, और बैंक निफ्टी में और मिड कैप में और फिन निफ्टी में भी फर्स्ट साइन देखें रिकवरी के। तो
थोड़ी सी उस पर नज़र रखेंगे। हालांकि बहुत स्मॉल है लेकिन थोड़े से रिकवरी के साइन क्लियरली विजिबल हैं। अच्छा, एक दो स्टॉक्स देखते हैं ज़रा। यहाँ पर कोल इंडिया, मयूरेश, कोल इंडिया पर कोई व्यू आपका गिवन रिसेंट न्यूज़ फ्लो और आज फिर लाइफ टाइम हाई? तो जिनके पास है अनुज जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक बने रहना चाहिए। ये जो पूरा ट्रांजिशन है थर्मल टू रिन्यूएबल्स और जो हम टारगेट रखे हैं रिन्यूएबल्स की 500 गीगावाट, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बाय 2030 2032। पर अगले 2-3 वर्षों के लिए आई थिंक जो थर्मल कोल की रिक्वायरमेंट है, ये पहली बात तो बरकरार रहेगी। दूसरा, आप देखें जो नंबर्स आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स, एक जो आंकड़े लगा के चल रहा है बाजार 750 से 800 मिलियन टन के आसपास अगले वित्त वर्ष के लिए, ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। Expectations in terms of realizations, e-auction से specifically anywhere between 2,800 to 3,000 odd rupees per ton, और जो blended realization होगा including FSA realizations and EBITDA per ton, I think anywhere around 500 के आसपास होना चाहिए अगले वित्त वर्ष के लिए। आई थिंक एडिशनल किकर 500 क्यों होगा, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट जो 700 रुपए प्रति टन आज के तारीख में है, दैट शुड स्टार्ट dwindling down to around 600-625। ये जो इवैक्यूएशन लाइंस बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एडिशनल रेलवे लाइंस, ये अच्छा खासा इजाफा देगी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, क्योंकि काफी दिक्कतें होती थी पिट से लेके डिलीवरी स्टेशन तक, विच प्रोबेबली विल गेट एलिविएटेड, और वापस डिविडेंड यील्ड ऑफ 6%। तो मुझे लगता है आई थिंक ट्रांजिशन फ्रॉम रिन्यूएबल, आई मीन टू रिन्यूएबल्स विल टेक टाइम in the right direction, but I think thermal will still have its demand over the next 2 years. So I think जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए कोल इंडिया। ओके, कोल इंडिया पे आपका रिव्यू, ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी कोल इंडिया की। अच्छा, और कुछ देखते हैं ट्रेड्स। प्रशांत, एक बार PSU बास्केट में आते हैं और मेरे स्क्रीन पे इस स्टॉक की जो ऑप्शन एक्टिविटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टर साहब जरा कौन रखिएगा स्क्रीन पे, प्लस एट द मनी कॉल 870 की रखिएगा स्क्रीन पर। कौन इस प्राइस के साथ अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को स्ट्राइक करता हुआ, एक रत्ती भर का अगर आप देखें इसमें पेन नहीं रहा पिछले कुछ सेशन में, और इनफैक्ट 2 नवंबर से यानी पूरी नवंबर दिसंबर की सीरीज़ में इवन इसने अपना सिर्फ एक दिन 20 डे मच हुआ। ये कंप्लीट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ है जिसे कहते हैं ना, आई मीन। बट लगभग 87 इसका आस्किंग प्राइस है एट द मनी का। प्रशांत, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रही है मेरे को ये। आपका व्यू कौन में एक ट्रेड पर्सपेक्टिव से? जी वीरू जी, एक बात तो जो नजर आ रही है वो ये कि 20 डे स्लोपिंग अपवर्ड्स है, बट जो 4 दिनों से प्राइस ऊपर जा रही है वो डिक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ जा रही है। तो ये आसार है ऑलमोस्ट टॉप फॉर्मेशन और प्रॉफिट बुकिंग के मेरे हिसाब से। बट इसकी अगर मैं 870-870 स्ट्राइक प्राइस की कॉल देखूं फिलहाल तो जनवरी की, तो ये ऑलमोस्ट 39-39-40 पे ट्रेड कर रही है। इसका जो आज का लो बना है वही 23 का है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड आज का लो भी रखने चाहे तो डिफिकल्ट होगा। अगर कोई इसको ट्रेड करना चाहे तो आप स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखिए, 34 का स्टॉप लॉस रख के बाय कीजिए। अगर यहाँ से ये सस्टेन करे मोमेंटम तो आपको करीबन 45 से लेके 48 तक के लेवल्स मिलेंगे। बट रिस्क 4 पॉइंट के ऊपर मत रखिए। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो आप बाहर हो जाइए। ओके, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए और वो ट्रिगर हो तो बाहर हो जाइए। यही ब्यूटी होती है स्टॉप लॉस की। अच्छा, एक चीज़ मैं बोल गया कि कोल इंडिया लाइफ टाइम हाई, ये लाइफ टाइम हाई नहीं है, 52 वीक हाई है। क्योंकि PSUs में कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि एज्यूम कर लेते हैं 52 वीक हाई लाइफ टाइम हाई भी होगा। कोल इंडिया के केस में लाइफ टाइम हाई 447 का था, जो कि अगस्त 2015 तब जाकर लगा था। हालांकि 52 वीक हाई है, तब तो मेरे ख्याल से शायद, और उससे पहले तो एक समय तो ये भी था कि ये इंडिया की मोस्ट वैल्यूड कंपनी भी बनी थी, ब्रीफली बनी थी, लेकिन बनी थी 2011-12 के टाइम की बात है वो। खैर, अब एक काम करते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे की। एक बार लेकर आइए आप VST इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक का। ध्यान रखिए 2 VST स्टॉक्स हैं, ये हम जो बात कर रहे हैं ये टोबैको वाली VST इंडस्ट्रीज़ उसकी बात हो रही है। 20% का अपर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर एक ब्लॉक डील हुई थी। यतिन ने बहुत एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है कि आज आखिरकार ब्लॉक डील में हुआ क्या है और ऐसा क्या मार्केट ने पढ़ लिया कि स्टॉक में 20% का सर्किट लग गया। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, ये स्टॉक 20% ऊपर है और जैसे कि अनुज आपको बता रहे थे कि ये टबैको यानी सिगरेट्स और तंबाकू के प्रोडक्ट्स बनाती है और कंपनी के शेयर्स में आज 20% का अपर सर्किट लगा, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लगभग 4.5 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील हुई 3430-3450 की रेंज में। अच्छा, ये ब्लॉक डील के बाद तुरंत ही स्टॉक में आपने एक बड़ा स्पाइक देखा। कंपनी अभी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट टबैको प्रोडक्ट एक्सपोर्टर है इंडिया की, और चार मीनार,
वजीर, किला, एम्बेसडर जैसी सिगरेट ब्रांड्स हैं इनके पास। लोकल लेवल पे काफ़ी अच्छा इनका मार्केट शेयर है। शेयर होल्डिंग में आते हैं, क्योंकि देखिए 4.5 लाख शेयर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी है और बाइंग सेलिंग जिस हिसाब से हो रही है उस हिसाब से लग रहा है कि कोई फंड्स यहाँ बेच रहे हैं और सामने कोई फंड या कोई HNI यहाँ खरीदारी कर सकता है। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है लगभग 32% और ये ब्रिटिश अमेरिकन टबैको यानी ITC की जो पेरेंट कंपनी है उनकी एंटिटीज़ का यहाँ हिस्सा है। और राधा किशन दमानी जो हैं वो सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, प्रमोटर से भी ज़्यादा हिस्सा है इनके पास। और राधा किशन दमानी जी की बात करें तो 23 साल पहले इन्होंने एक ओपन ऑफर दिया था 15% हिस्सेदारी के लिए और 88 रुपीज़ पे ये इन्होंने ओपन ऑफर किया था। इसके बाद एक हॉस्टाइल टेक ओवर भी इन्होंने अटेम्प्ट किया था 151 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, जहां ITC ने अपने शेयर स्टैंडर्ड किए थे। ITC भी एक VST इंडस्ट्रीज़ का पहले शेयर होल्डर हुआ करता था, तो ITC ने तभी शेयर टेंडर किए थे। तो ये जो 32% की आपको हिस्सेदारी दिख रही है RK दमानी जी की, ये नहीं तो ये 2 ओपन ऑफर और या एक टेक ओवर अटेम्प्ट जो है इसके अंदर इंक्लूडिंग उसका नतीजा है। अच्छा, दूसरे कौन से शेयर होल्डर्स हैं यहाँ? एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास 1% है, SBI म्यूचुअल फंड के पास 4.5% हिस्सेदारी है, HDFC म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा शेयर होल्डर है यहाँ 6.8% का, DSP स्मॉल कैप फंड के पास लगभग 2.5% हिस्सेदारी है। स्टॉक ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, 12 महीने में केवल 23% रिटर्न दिया है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं यहाँ के, क्योंकि ये अंडर परफॉर्म कर रहा है शेयर, तो फंड्स जनरली इसको चर्न आउट करते हैं। और मेरे हिसाब से अनुज इसके अंदर बायर शायद एक ही आदमी हो सकता है, RK दमानी जी। और जहाँ तक कि मैंने 2-3 लोगों से पूछा कि भाई ये क्या ओपन ऑफर ट्रिगर कर देगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 32% हिस्सेदारी है, तो सेबी का रूल ये कहता है कि 25% से ज़्यादा अगर किसी की शेयर होल्डर के पास हिस्सा है तो वो पर ईयर, पर एनम, एक फाइनेंशियल ईयर में 5% तक हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। और ये जो आज 4.5 लाख शेयर की डील हुई है वो ये इंडिकेट करती है कि ये 4-4.5% हिस्सा चेंज हुआ है, तो ये 5% के नीचे रखा गया है। तो मार्केट ये रीड कर रहा है कि शायद फंड्स ने बेचा होगा और RK दमानी ने शायद खरीदा होगा। ये ऑब्वियसली मार्केट बज है, इस पे कोई हमको कंफर्मेशन नहीं है। बिल्कुल, देखिए प्राइस तो कुछ कह रहा है, प्राइस ये कह रहा है, मेन चीज़ ये है कि प्राइस ये कह रहा है कि उन्होंने ही लिया है। और देखिए अगर ऐसा नाम इन्वॉल्व हो तो एक ही दिन में आपका उतना प्रॉफिट हो जाता है जितना कई लोग पूरी लाइफ में कमाते हैं वैसे, ठीक है ना। पर लेकिन वो विजन चाहिए, मतलब सोचिए आप 88 रुपीज़ में लिया, फिर 153 में ITC तक ने टेंडर कर दिया, उसमें भी आप लेकिन बने हुए हैं, तभी आप 4000 का भाव देख पा रहे हैं ना। तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और यतिन ने सबसे पहले इस चीज़ को अलर्ट किया है और मेरे ख्याल से आज शाम तक वो डेटा का कंफर्मेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि 5% से कम है, मतलब 1% से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रिपोर्ट तो होगा ये ब्लॉक डील। और अगर एक सिंगल बायर ही है तो क्लियरली पता चलेगा कि वाकई में ये RK दमानी ने लिया है क्या किसी और ने लिया है। मयूरेश, आप ट्रैक करते हैं क्या स्टॉक को? कोई व्यू आपका इस स्टॉक पर? अनफॉर्चुनेटली ट्रैक नहीं करता, बट ऑब्वियसली आई थिंक जो एक वैल्यूएशन का एक तड़का है इन टर्म्स ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स, और जो मार्जिन पे ये काम करते हैं 33-34% के मार्जिन पे ये काम कर रहे हैं एबिट लेवल के ऊपर, इनकी जो रिटर्न रेशियोज हैं ये काफी तगड़ी है, ROEs ROCs इन एक्सेस ऑफ 30% बहुत ज्यादा लेवरेज शायद बैलेंस शीट पे है नहीं, रिटर्न रेशियो 27% के आसपास है, 4.5% की डिविडेंड यील्ड है अनुज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये लगता है आई थिंक ट्रिगर्स काफी है और एक्सपेक्टेशन शायद यही है कि फॉर टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स शायद जो रेट्स है ये वो बरकरार रखे एज पर लास्ट ईयर्स बजट रेट्स इटसेल्फ। तो आई थिंक दैट कैन बी एन एडिशनल किक एज वेल, बट नो डायरेक्ट रिसर्च आई थिंक, लेकिन काफी डेटा पॉइंट्स आर सजेस्टिंग टू अ वेरी गुड बैलेंस शीट डायनामिक्स दैट दे हैव। जब भी टबैको कंपनियों में, चाहे वो ITC हो VST हो, में खरीदारी आती है, फिर लोग यही देखते हैं कि क्या टैक्स नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक और एंगल है कि बड़े निवेशक भी चेक इन कर रहे हैं और अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, नॉट ओनली चेक इन, हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, और उससे कन्विक्शन है बेसिकली इस इंडस्ट्री के प्रति, इस कंपनी के प्रति। नहीं बिल्कुल। और हर्षिता, एक और चीज़ हुई थी, आपको याद होगा रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद लोगों का नज़रिया बदल गया था सिन स्टॉक्स को लेकर। क्यों? क्योंकि ESG फंड का जो पूरा मामला चेंज हुआ था, उसको लेकर वापस टोबैको स्टॉक्स फोकस में आ गए थे। इनफैक्ट टोबैको हो गया, आपके लिकर स्टॉक्स हो गए, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो उसके बाद फोकस में आ गए थे। ये स्टॉक थोड़ा सा, मतलब ऑब्वियसली इसकी हम इतनी बात करते नहीं हैं क्योंकि ज़्यादातर बात ITC की होती है, लेकिन मानस चार्टिकली अगर आपने ट्रैक किया उस स्टॉक को, कोई व्यू इस पर? ओके, तो देखिए आपने VST इंडस्ट्रीज की बात की, ठीक है।
तो देखिए अगर पैटर्न की बात करें तो काफी समय से, मेरे ख्याल से ये 2020 से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 3800 के आसपास, 3800 3900 की रेंज में। आज ये रेंज ब्रेक हुई है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्टॉक पे मीडियम टर्म चार्ट पे ब्रेक हुआ है, जिसके टारगेट 4700 4800 के आसपास के आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से रैली देखने को मिलेगी, लेकिन अब यहाँ पर खरीदना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस बड़े लगाने पड़ेंगे। कोई करेक्शन देखने को मिले तब आप खरीदारी करिए। आई थिंक 3500 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और आपके टारगेट 4800 के आसपास के रहेंगे। ओके, अब वीएसटी इंडस्ट्रीज की बात हुई है तो लगे हाथ अब एक बार, अब इसके बाद आईटीसी पे आते हैं। आज 469.25 पे आके ट्रेड करता हुआ, और ये प्राइस भी याद रखिएगा, आईटीसी का जो प्राइस है एट 469, ये मेरे ख्याल से जुलाई 2023 के बाद का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है। उस वक्त जब इसने 498 का जो ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, वहाँ से रिट्रेस हुआ, लगभग 6 महीने से कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक फाइनली इस रेंज से बाहर निकलता हुआ। आपकी राय प्रकाश सर आईटीसी पे क्या है, मतलब जनवरी के प्रोस्पेक्टिव से, और जिस तरीके से इसने ये 465 का जोन बाइसेक्ट किया है, क्या जनवरी में यहाँ से 15-20 रुपए का स्विंग आईटीसी जनरेट करने में सक्षम लग रहा है आपको, जो चार्ट पैटर्न है उसको देख के? पॉसिबल है। सिर्फ आईटीसी का बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाई टाइम फ्रेम में थोड़ा करेक्शन आया था, वो जो जरूरी था, वो आया नीचे और अपने मिला यहाँ पर। आज का जो मूव है आईटीसी का, ये पॉज मोड पर, इसका मतलब ये जो कल परसों का जो मूव है ये कायम रहेगा। ट्रेड कर रहा है 470 के आसपास, 5480 एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर स्टॉप लगाना पड़ेगा 465 का आईटीसी पर, और एक अप मूव मिलना चाहिए आईटीसी। वाकई आईटीसी अच्छा करता हुआ। अच्छा, अब एक काम कीजिए डायरेक्टर साहब, ईयरली चार्ट एमजीएल और आईजीएल का क्रॉस चार्ट फायर करिएगा एक बार, अगर कर सकते हैं तो। देखिए गुजरात गैस, सॉरी माफ़ कीजिए, गुजरात गैस का और एमजीएल का एक बार रखिएगा, आईजीएल का भी दिखाइएगा स्क्रीन पे चार्ट। बट चार्टिकली इस वक्त एक बहुत बड़ा एडवांटेज एमजीएल पोस्ट करता हुआ 1223 के स्तर पे ये आता हुआ। बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, क्लीन ब्रेकआउट और हल्का सा एंटिसिपेशन भी है यहाँ पर। महानगर गैस स्क्रीन पे रखिएगा, मल्टी ईयर चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे, डिहाइड्रेट करता हुआ। प्रशांत, आपका व्यू इस वक्त एमजीएल पर 1223 वॉल्यूम्स को देख के, पैटर्न्स को देख के लग रहा है कि देखिए ये आपकी स्क्रीन पे अच्छा पॉइज्ड है, और ये पिछले 4 स्विंग हाइज को नवंबर 2017, जनवरी 2020, जुलाई और जून 2021, यानी बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा ब्रेकआउट एमजीएल में है। आपका व्यू एमजीएल पर इस वक्त 1223 पर? जी वीरू जी, मुझे लग रहा है कि ये कम से कम 1250 1245 तो जा ही सकता है, और ओवरऑल अगर उसके ऊपर सस्टेन करे, इनफैक्ट ये स्टॉक अगर 1245 के ऊपर सस्टेन करे तो शायद 1275 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। अभी सिर्फ डाउनसाइड कैप करके रखिए, करीबन 1210 और 1215 के बीच स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। ओवरऑल 1245 और उसके ऊपर 1275 ये लेवल्स नजर आ सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एमजीएल। कल तो शांत थे जब खबर आई थी कि नेचुरल गैस के दामों में कुछ कटौती हुई है, लेकिन आज कुछ मोमेंटम इन स्टॉक्स में फिर जोर दिखा रहा है। अच्छा, एक तो और ट्रेड्स जो चले हैं, अब क्या टिकेंगे ऊपर या नहीं? एक तो डेल्टा कॉर्प स्क्रीन पर लेकर आइएगा। डेल्टा कॉर्प करीब 5% के गेंस पर है। ओआई एडिशन आज इसमें करीब 20% का आ गया। रचना जी, कोई व्यू डेल्टा कॉर्प जैसे ट्रेड में, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल एक के बाद एक झटका ही लगा है इसे। अब 159 पर कोई खरीदने आए तो क्या करना चाहिए, क्या सलाह होगी? जी, डेल्टा कॉर्प की जहां तक बात है, यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से, कैश के हिसाब से इसका 158 का लेवल है, और ऊपर वाली साइड पे थोड़ी मूवमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो काफी दूर है, विच इज अराउंड 172, तो यहाँ से लेके 170 172 तक की मूवमेंट पॉसिबल है। तो 10 12 15 रुपए जितना मूव यहाँ पे आ सकता है। अगर कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो इसमें 151 के आसपास ऐसे लगेगा, एंड देयर इज अ चांस कि यहाँ पे जो पॉजिटिव मोमेंटम है उसमें कंटिन्यूएशन नजर आए। इस मोमेंटम में तेजी जारी रह सकती है, प्रोवाइडेड इसमें और पोजीशंस बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो और ये बैन में ना आए। लेकिन हाँ, एक अपॉर्चुनिटी है। 172 अगला टारगेट रहेगा। अच्छा, अदानी पोर्ट दिसंबर कार्गो वॉल्यूम में 42% का इजाफा देखने को मिला है। आपको याद होगा जब नवंबर का भी अपडेट आया था तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपडेट था, और हर बारी दरअसल इनके कार्गो वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रही है।
1.5% ऊपर ये काउंटर अदानी पोर्ट का। इसका पिछले साल का एक बार चार्ट दिखाएंगे डायरेक्टर साहब, वहां पर एक अंदाजा लगेगा दर्शकों को कि कितना बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है ये, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। यहाँ पर हमने देखा एक बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी और इवेंचुअली फिर 30% तक के रिटर्न्स बने। प्रशांत, अदानी पोर्ट कंसिडरिंग स्पेशली इन द लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट क्वार्टर में काफी तगड़ा एक्शन स्टॉक ने अपने नाम किया। 1065 पे क्या नई खरीदारी होगी? आशा जी, सबसे अहम बात स्लोपिंग अपवर्ड 20 डेमा और कम से कम पिछले 4-5 दिनों से प्राइस वहीं पे सस्टेन कर रही है। मेरे हिसाब से बिल्कुल बाय करना चाहिए। 1065 करंट प्राइस है। आप स्टॉप लॉस थोड़ा डीप 1040 पे रखिए, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक 1120 तक के लेवल भी दिखा सकता है। ओवरऑल बीच में जो हडल होगा वो करीबन 1090 के आसपास होगा। एक बार 1090 क्रॉस हो जाए तो आपको 1120 तक के लेवल भी नजर आ सकते हैं। अदानी पोर्ट्स आपके स्क्रीन पे 1066 पे, और सुबह जब सुशील कीटे जी हमारे साथ थे तो आपने उनके कुछ व्यूज़ में सुना भी होगा कि मार्केट को लेके कमेंट्री थोड़ी सी नेगेटिव थी, बट स्टिल ऑन द डाउन साइड। अभी शॉर्टिंग का व्यू नहीं था, याद रखिएगा, शॉर्टिंग का व्यू नहीं था। और इवन मार्केट कोलैप्स भी करे, 10 डेमा हालांकि तोड़ा नहीं अभी इंडस्ट्रीज ने, लेकिन अगर कोलैप्स भी करे तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को एज ऑफ नाउ शॉर्ट करने का कोई व्यू नहीं है। मैं 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ, हालांकि जिन पे हमने सुबह शॉर्ट कॉल लिया था। आज सुबह जब 9-10 कदम बाहर ट्रेड कर रहे थे, एक शॉर्ट कॉल गया था M&M पे। थोड़ा उसको एक बार कंसिडर कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो 10.5 पे शॉर्ट कॉल गया था। मानस, मेरे ख्याल से वो आपने शॉर्ट कॉल दिया था जहाँ तक मुझे याद आता है। अब 663 आ गया है। और मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूँ इस वक्त क्योंकि लास्ट टाइम भी, मतलब 22 दिसंबर को ये 20 डेमा -10-15 रुपीज़ बॉटम आउट हो गया था। बिल्कुल रेप्लिका है उस बार का, बिल्कुल रेप्लिका है। अगर वो शॉर्ट रेट पे पैसा बन गया है तो क्या कवर करना चाहिए एक बार, या फिर अभी आप ओपन रखने की उसको गुंजाइश देख रहे हैं? देखिए, जब रिकमेंड किया गया था तो मेरे ख्याल से 1675 के भाव थे कैश लेवल्स। अभी 1652 के आसपास के भाव चल रहे हैं और मेरा टारगेट 1625 का था। मेरा समझना है कि पैटर्न नेगेटिव है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे का फ्रेश ब्रेकडाउन है, तो बिल्कुल 1625 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये सही समय है जब अपने आप को स्टॉप लॉस आपको रिवाइज कर लेना है। तो 1663 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, 10 रुपए का रिस्क है करंट लेवल से, लेकिन नीचे की तरफ 1625 तक के टारगेट्स आपको M&M में देखने को मिल सकते हैं। M&M वो शॉर्ट ट्रेड था जिसके बारे में बात कर रहा था मानस से। ये सुबह ट्रेड लिया गया था क्लीन चार्ट्स में, मतलब शॉर्ट के दृष्टिकोण से मानस को ये दिखाई दिया था। और कुछ 1-2 स्टॉक्स को देख लेते हैं जहाँ पे मूव्स अच्छे आ रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं देखिए हम ट्रेड लें इस वक्त, क्योंकि बाजार थोड़ा सा चैलेंजिंग जोन में है, बट थोड़ी सी स्पॉटिंग कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद कुछ सेक्टर्स पे जाएंगे। एक बार आप वाइट गुड सेगमेंट का हैवेल्स लेके आइए, जिसने अब तक सरेंडर नहीं किया है। आज भी 1376 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। रचना जी, एक बार हैवेल्स पे टेक देंगे आप? एक स्विंग हमको सेकेंड हाफ दिसंबर में वोल्टास में मिला था। मेरे स्क्रीन पे पुट राइटिंग थोड़ी सी हैवेल्स में विजिबल है मैम, और कॉल्स में अच्छी बाइंग भी है। डे हाई पे आके स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आपका व्यू हैवेल्स पे इस वक्त? जी, मेरे हिसाब से हेवल्स ने आज नीचे की तरफ प्राइस रिजेक्शन दिखाया है एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट से दिया है रिजेक्शन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो क्रिएट होता है यहाँ पे, विच इज अराउंड 1355, और वहां से काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाई है विच शोज द पॉजिटिव मोमेंटम। तो मेरे हिसाब से यहाँ से लेके 1400 तक का तो रास्ता काफी क्लियर है, और बार बार वो 1400 का लेवल पास में, नियर पास में दिखा भी चुका है, और एक बार और वो दिखना चाहिए। एंड अगर उस टाइम पे ओवरऑल मार्केट में भी मोमेंटम बना रहा तो इन दैट केस फिर वो 1400 को पार करके 1410-20 की तरफ भी जा सकता है। सो दिस इज डेफिनेटली गुड। ओके, अच्छा मयूरेश, ऑटोज पे क्या करें? क्योंकि देखिए इसमें एक व्यू ये भी है कि दिसंबर की सेल्स में हमेशा हर बार थोड़ा ये फैक्टर होता है कि ईयर एंड है, तो कई लोग नहीं लेते हैं कि जनवरी में लेंगे सीधा, वरना वो मॉडल का इशू आ जाता है, 1 साल पुराना हो जाता है गाड़ी सीधा। लेकिन इवन उसको कंसिडर किया जाए तो भी ईयर ऑन ईयर नंबर्स भी कोई खास नहीं है। कोई व्यू आपका इस समय खासतौर से आयशर मोटर्स पर? नहीं, डिसेंट है, और यू आर एब्सोल्युटली राइट अनुज इन योर इंटरप्रिटेशन। ऑब्वियसली आई थिंक जो मॉडल लॉन्चेस हुई हैं आयशर मोटर्स की, दे हैव गॉट वेल रिसीव्ड, और यहाँ पे आई थिंक जो एक पहले डर था कि क्या दे विल ईट इनटू देयर ओन प्रोडक्ट्स एज वेल, जो हायर मार्जिन वाले, हायर सीसी वाले प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा हुआ नहीं।
एक्सपोर्ट मार्केट्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डू वेल गोइंग फॉरवर्ड, और एक नॉर्मलाइजेशन कर्व स्टार्ट हो जाएगी अगले वर्ष से फ्रॉम द हाई बेस दैट दे प्रोबेबली सीन लास्ट ईयर, बट दिस विल गेट सप्लीमेंटेड एंड कॉम्प्लीमेंटेड विद मोर लॉन्चेस ऑन द ईवी फ्रंट, जो काफी 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स लॉन्च करेंगे, और इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। एक्सपेक्टेशंस ऑन द अदर एंड इज आल्सो दैट जो वेटिंग टाइम है या जो ऑर्डर बैकलॉग है ये शायद सस्टेन रहे गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। इनपुट कॉस्ट में जो इजाफा देखा गया है दैट शुड स्टार्ट पीटरिंग डाउन, व्हिच मींस मार्जिन्स में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। ऑब्वियसली वैल्यूएशंस में एक जो कंफर्ट 2 क्वार्टर पहले था विद द शार्प राइज नहीं है, स्पेसिफिकली 2 व्हीलर्स में। TVS, Bajaj, all have run up quite significantly, and so has Eicher. Looking at overseas projects, उनका जो spares business 10% है टॉप लाइन का, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जिनके पास है वो बिल्कुल बने रह सकते हैं, बट फ्रेश इन्वेस्टर्स शुड वेट फॉर डिक्लाइंस ऑन स्टॉक्स लाइक ईदर TVS, Bajaj या इवन Eicher। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्लियरली बनती हुई दिखाई देगी, टिप्स पर लेना बनता है इन स्टॉक्स को। चार्ट्स पर TVS मोटर जो दरअसल वो EV प्ले पर अच्छा खासा तेज़ी में रहा है, और आप देखिए 12 महीनों में किस तरह के रिटर्न्स इसके बने। गावा सर, लेंगे क्या मौजूदा लेवल्स पर? आज थोड़ा बहुत करेक्शन अगर मिल रहा है तो नहीं, आई थिंक लेने की जगह कुछ सही होनी चाहिए। थोड़ा और डिप पॉसिबल है TVS मोटर में, हो सकता है 1900 आ जाए, लेकिन लेने की जगह अच्छी है जब 2020 पार कर ले। जब तक वो पार नहीं करता वहां पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आएगा। हाँ, सपोर्ट कहाँ रुकेगा कहना मुश्किल है क्योंकि काफी स्ट्रेच हो चुका है, तो अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है TVS मोटर में। कुछ अनस्ट्रेच हो फिर निचले लेवल्स पर स्टॉक खरीदा जाए, इन लेवल्स पर नहीं, वरना 2020 के पार जब निकले तब आपको साइन मिलेगा तेजी करने का। अच्छा, एक ट्रेड और हम सुबह में भी मेंशन कर रहे थे और हेडलाइन के बाद भी अभी मेंशन कर रहे थे, लेमन ट्री। वो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के बाद इस स्टॉक को लगे हैं पंख। इनफैक्ट इंट्राडे में 11-12% के गेंस दिखाने के बाद अब भी 9-9.5% ऊपर है। पहले तो प्रशांत एक टेक्निकल व्यू दीजिए। मोतीलाल कहता है 150 का टारगेट जो 20 रुपए और ऊपर है, इट्स नॉट टू फार, लेकिन वो कन्विंस्ड है कि FY26 तक लग्जरी प्ले भी कंपनी का उतना ही जोरदार रहेगा जितना इनका इस समय मिड मार्केट में प्ले है। इन लेवल्स पर इतना भागने के बाद क्या आप खरीदने के पक्ष में है या नहीं? पहले चार्ट्स पर बताइए। तो आशा जी, इसका मैं एक टाइम फ्रेम ऊपर जाके अगर वीकली चार्ट देख तो सिर्फ 2 दिनों में मंडे ट्यूसडे जो वॉल्यूम बना है वो पूरे साल के वीकली चार्ट में जितने वॉल्यूम है उससे ज्यादा है, और मुझे लग रहा है इसका एक क्लियर इंडिकेशन है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस मूव को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक आप करीबन 7 से 8 पॉइंट की रिस्क करीबन 122-23 पे स्टॉप लॉस रखिए एंड होल्ड फॉर टारगेट्स अराउंड 145। मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम को नजर रखते हुए इस मूव में बिलीव करना चाहिए कि इसके पहले जब भी ये स्टॉक 125-30 के रेंज में आया है तब वॉल्यूम्स पिकअप नहीं हुए थे, बट आज यहाँ पे वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, तो प्राइस वॉल्यूम दोनों सिंक में होने की वजह से मैं इस पे अभी भी बुलिश हूँ। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी तक हमारी कुल मिला के सोच तो यही थी जो मेरी कि अभी हमको 10 डेमा से पहले शॉर्ट नहीं करना है, और ऊपर से रिट्रेसमेंट आया, पुल बैक आया। अनुज, पिछली बार हमने 10 डेमा को बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी से बहुत एक छोटे से अंतराल में चेज किया था। इस बार ये ग्रेजुअली टच हो गया, बट पिछली बार दुविधा ये थी कि HDFC बैंक पूरे रंग में था, सुरूर में था। अभी 10 डेमा पे अप्रोच क्या होनी चाहिए? मतलब अब मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे ITC एट ऑल टाइम हाई। ये 10 डेमा पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बहुत बढ़ रहा है, और दोनों इंडस्ट्रीज अब एक साथ आके स्ट्राइक करते हुए एवरेज को क्या दिखा रहा है? ये रिफ्लेक्शन क्या दे रहा है? मेरा ये मानना है कि अगर हम 21,600 के नीचे बंद हो गए तो फिर हम एक करेक्शन की तरफ जाएंगे जो 20 डे मार्क की तरफ भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए 21,600 के नीचे बंद होना ज़रूरी है। 21,600 के ऊपर अगर हम रहे तो हो सकता है कि और 1-2 दिन का कंसोलिडेशन और मार्केट सिर्फ पिछली बार की तरह वही 10 डे मार्क से घूम जाए, पॉसिबल है। लेकिन अगर 21,600 के नीचे बंद हो गए किसी भी कारण से तो ये करेक्शन का साइन होगा। और पिछली बार में और इस बार में एक और फ़र्क ये भी है वीरो, पिछली बार की जो सीरीज़ थी जब ये 10 डेमा पर टेस्ट हुआ था तब हम ओवरबॉट नहीं थे मार्केट में, जब हमने शुरुआत की थी, और हर कोई डिसबिलीफ में था, कोई इस रैली को मानने को तैयार नहीं था उस समय, ठीक है ना। इस बार उसमें फ़र्क है, इस बार ना तो हम ओवरसोल्ड थे, इनफैक्ट हम ओवरबॉट थे, मतलब ज़बरदस्त ओवरबॉट थे। 70% नेट लॉन्ग, आप पुट कॉल रेशो देख लीजिए, आप कोई भी एंगल देख लीजिए, तो इस बार ये फ़र्क है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है पिछली बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि बस वो मार्केट में
ज़्यादा करेक्शन नहीं आएगी इस बार, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप 21,600 के नीचे अगर बंद हुए तो करेक्शन आएगी। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, उसके लिए मार्केट का कन्विंस करना ज़रूरी है। 21,600 के नीचे बंद होना ज़रूरी है। जब तक उसके ऊपर है तब तक वो व्यू प्ले आउट नहीं होगा। 21,600 के नीचे वो व्यू प्ले आउट होगा। मीनवाइल अब जैसे देखिए ना, तो अनुज एक डाइवर्जेंस बन रहा है। अब आप देखिए निफ्टी में 21,600 से एक सुरक्षित डिफरेंशियल क्रिएट हो गया। मीनवाइल दिग्गज बैंक्स प्रेशर में है, तो निफ्टी बैंक टिनेमा पे है। तो ये जो इक्का दुक्का पिछली बार क्या हो रहा था, वो डिफरेंशियल क्रिएट किया था HDFC बैंक ने। तो ये जो डिलेमा है, टेंडेमा परसिस्ट कर सकता है दोनों इंडस्ट्रीज में, बिकॉज ऑफ आई थिंक ये कुछ 2-3 स्टॉक फ्यूचर्स जो कि क्रिटिकल भूमिका निभाते हैं, ये डिफरेंशियल परसिस्ट कर सकता है। एब्सोल्युटली। ये बैंक निफ्टी और देखिए वीरू, बैंक निफ्टी में एक और चीज़ है, अमूमन ट्यूसडे और वेंसडे थोड़ा सा बैंक निफ्टी में थोड़ा सा टफ रहते हैं, वो बैक टू बैक एक्सपायरीज की वजह से। फिर निफ्टी की एक्सपायरी, आज मैं सुबह एक चीज़ कही थी कि आज ऑप्शन राइटर्स का दिन हो सकता है, और आज आप देखें सुबह काफ़ी कॉल बेचकर लोगों ने पैसा बनाया। उसके बाद जब मार्केट में इंटरडे में कोलैप्स आया तो एकदम से पुट प्राइसेस काफ़ी सर्ज की। अब मुझे लग रहा है कि पुट बेचकर भी लोगों ने फिर उसके बाद पैसा बनाया होगा। तो ये ट्यूसडे वेंसडे का फैक्टर है। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी का प्राइस पैटर्न थोड़ा सा ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी 47,800 जब तक वो इंटैक्ट है तब तक क्लोजिंग बेसिस पर होप रहेगी। लेकिन हाँ, क्लियरली डिफरेंशियल वापस क्रिएट हो रहा है। जी हाँ, तो डिफरेंशियल क्रिएट होता हुआ, और देखिए जो निफ्टी की का जो पुल बैक है उसमें अहम भूमिका है 2 स्टॉक्स की। रिलायंस एक बार फिर से 2600 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन करता हुआ। मैं मिड सेशन में जब ऑप्शन की स्टैट दिख रहा था तो मुझे 2600 पे कॉल राइटिंग दिखाई दे रही थी फिर, और इवन मिड सेशन में लगभग 11:30 से 12:30 के बीच में 2500 में करीब 280 कॉन्ट्रैक्ट्स घटे थे 12 बजे के आसपास। पर आप देखिए रिलायंस ने एक बार फिर से 2600 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर लिया। दैट मीन्स फार्मा सुबह से मजबूत था, रिलायंस फिर डे हाई पर, ITC फिर डे हाई पे। कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए निफ्टी के प्लीज़, और वो आपको दिखाई देगा जो निफ्टी को स्पॉन्सर किया उसके पुल बैक को, दैट्स रिलायंस एंड ITC। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत, आपका इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक व्यू क्या है, क्या चेज कर रहे हैं आप इस वक्त? गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरू। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर वापस मार्केट में अगर कोई ट्रेंड या स्ट्रेंथ बन रहा है तो वापस ऑयल एंड गैस और मेटल्स और माइनिंग के स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम है। इनफैक्ट अगर आप रिलेटिव परफॉर्मेंस देखेंगे तो जो ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आया है या बाकी स्टॉक्स में करेक्शन आया है, उस कंपैरिजन में ये 2 सेक्टर के साथ साथ फार्मा सेक्टर में काफी अच्छा हमें स्ट्रेंथ दिखाई दिया है। मुझे लगता है करंट लेवल से टाटा स्टील को एक लॉन्ग करके चलना चाहिए। आज इंट्राडे में अच्छा खासा स्टॉक करेक्ट हुआ था, 137 138 के करीब आने के बाद अब वापस इसमें एक रिकवरी बनी है। सो फ्रॉम करंट लेवल्स मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 140 से लेकर 150 से लेकर 155 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से टाटा स्टील को लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे अराउंड 136 रुपीज का। आज के लो से थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रखेंगे 150 और 155 के। 150-155 के लिए टाटा स्टील एक तेजी का मौका दे रहा है। अच्छा, एक बार लेकर आइएगा प्लीज़ NHPC का स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक अचानक आज पिछले आधे घंटे में अपनी चाल को मजबूत करता हुआ करीब 2.5% की तेज़ी आ चुकी है। वो आप देख रहे हैं एक अच्छी खासी लकीर तेज़ी की बनती हुई इधर 6790 के लेवल्स आ रहे हैं। श्रीकांत, इस पर नज़र गई है क्या आपकी? और ये वैसे पहुंचा है अपने 52 हफ्तों के हाइस पर, फ्रेश 52 वीक हाई पर है स्टॉक। बिल्कुल। इनफैक्ट हर्षिता, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखें तो यहाँ पे भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ था और उस करेक्शन के बाद वापस इसने अपने स्विंग हाई को क्रॉस किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे भी सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है वहां पे अगर स्विंग हाई अगर क्रॉस होते हैं तो मोमेंटम काफी जल्द एक्सेलरेट होता है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 68 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये कम से कम वापस से 75 या 76 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चलना चाहिए अराउंड 68-69 के करीब। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे एट 65 रुपीज के करीब का, क्योंकि स्विंग हाई अराउंड 66 के करीब का था। तो 65 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स रखे 75-76 के। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, फटाफट आपको बताते हैं आज जो 4 ट्रेड्स आपको मिलने वाली हैं। और 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत से, FNO सुपरस्टार के लिए रचना वैद्य से बात करते हैं, चार्ट का चमत्कार के लिए श्रीकांत चौहान और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी। प्रशांत जी, शुरुआत करते हैं आपसे सस्ता ऑप्शन ट्रेड।
जी अनुज जी, 1 मिनट में जस्ट जी, लालपात लैब्स मुझे काफी अच्छे लेवल पे लग रहा है, जैसे मैंने कुछ देर पहले बात की थी। और इसकी जो 2600 की कॉल ऑप्शन है 2600, जो करीबन 129 पे ट्रेड कर रही है, तो इसको हम 105 के स्टॉप लॉस से खरीदेंगे। 105 104 तक रख सकते हैं। यहाँ से जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं 160 160 और 180 तक के। ओके, तो ये फिलहाल 2600 का कॉल लेने की सलाह आपको सस्ता ऑप्शन में 129 पर है, 160 तक जाने की पूरी क्षमता है ये तेजी वाला ट्रेड। रचना जी, एफएनओ सुपरस्टार। जी, मेरी तरफ से अदानी ग्रुप में से स्टॉक रहेगा विच इज अदानी पोर्ट्स। थोड़ी देर पहले उसकी पॉजिटिव न्यूज भी आई थी, ये हमारे क्लाइंट्स के पास भी है और यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम इस काउंटर को 1100 तक लेके जा सकता है ऑन फ्यूचर्स। तो हम यहाँ पे अगर इसको करंट लेवल पे भी चेस करते हैं अगर, तो हम यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं 1064 के करीब, एंड ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट होना चाहिए 1090 एंड देन नेक्स्ट टारगेट शुड बी 1100। ओके, अदानी पोर्ट्स 1083 पे आपका बाय ट्रेड है ये। अब चलते हैं श्रीकांत जी के पास। श्रीकांत जी, आपको चमत्कार करके दिखाना है, चार्ट के चमत्कार, क्या पिक कर रहे हैं? सर, चमत्कार करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट में इतनी वाइब्रेंसी है और इतना मैं कह सकूंगा कि इतनी लिक्विडिटी है, जिसकी वजह से स्टॉक्स अपने जैसे ही ब्रेकआउट लेवल्स को क्रॉस करता है वो नेक्स्ट लेवल्स के करीब विद अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम चला जाता है। बट मुझे लगता है कि जी एंटरटेनमेंट ये एक स्टॉक ऐसा है कि जहां पे मुझे लगता है कि एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बना रहा है, अपने एक रेंज के करीब इसने मल्टीपल टाइम्स लोज बनाए अराउंड 258 260 के करीब, और अभी ये स्टॉक वापस से एक बार 300 के लेवल्स के काफी नजदीक आ रहा है। 300 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद मुझे लगता है कि 320 तक के लेवल्स बहुत ही जल्द हमें देखने मिलेंगे, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि स्टॉक कम से कम 300 से लेकर 305 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से जी एंटरटेनमेंट को लॉन्ग करें अराउंड 288 289, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 278 का, टारगेट्स रखे यहाँ पे 305 रुपए। ओके, चलिए अब चलते हैं मयूरेश के पास, मिड कैप फंड के लिए। मयूरेश जी, क्या पिक करेंगे? Manoj, I think no change. I think out of all the stocks discussed so far, जो कल डिस्कस किया था सुबह, I'll continue with that. पराग मिल्क फूड्स, दो तीन चीज जो इंटरेस्टिंग है, अगर आप कंपैरेटिव चेक करें हेरिटेज या डोडला डेयरी के साथ, इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की मात्रा यानी घी, चीज, प्रोटीन्स की मात्रा रिलेटिवली हाई एट 64%। मिल्क प्रोडक्ट्स यानी लिक्विड मिल्क 9% और स्किल्ड मिल्क 17% के आसपास है। मिल्क प्रोक्योरमेंट के प्राइसेस पिछले तिमाही में अच्छे खासे कम हुई थी, 35 रुपए 36 रुपए के आसपास आई थी, और इसीलिए ग्रोस मार्जिन में एक एक्सपेंशन 23% के आसपास, और पिछले तिमाही में एबिटा मार्जिन से 7.2%। हमारी उम्मीद है कि जो B2B बिजनेस है ये तो अच्छा कर ही रहा है पराग के लिए, जो इनके पास काउज है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अच्छे दूध का, और जो होल्स्टन फ्रिस्टन काउज है 3000 के आसपास, दैट विल एंश्योर कि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है दे आर टेकन केयर ऑफ, बट द रिटेल एस्पेक्ट इज आल्सो समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। 4.5 लाख रिटेल यूनिट से लगभग 12 से 15 लाख रिटेल यूनिट्स की तरफ ये जाएंगे अगले 2 वर्षों में, जो मार्जिन्स को सहारा देंगे एबिटा फ्रंट के ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप नंबर्स की बात करें तो 1500 करोड़ ऑलरेडी ये कर चुके हैं। एक्सपेक्टेशन है डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, margin expansion, which means profitable growth in the next 2 years with all these factors acting as tailwinds, बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा कंपेयर टू टॉप लाइन मार्जिन्स। तो हमें लगता है पराग मिल्क एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 23 से 25% की हम अपसाइड ये स्टॉक में देख रहे हैं विद स्टॉप लॉस एट 214 215। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, रिसर्च नोट द्वारा क्लाइंट्स के पास दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। मैं फटाफट से वो सारे ट्रेड्स रिकैप कर रही हूँ। सस्ता ऑप्शन आया था डॉक्टर लाल पैथलैब, 2600 का कॉल लेने की सलाह 129 पे सजेस्ट किया गया, 160 टारगेट है, बाय द वे 137 पर आ चुका है ट्रेड। एफएनओ सुपरस्टार अदानी पोर्ट है, 1100 का लक्ष्य अब रचना जी दे रही हैं। चार्ट का चमत्कार जो श्रीकांत चौहान ने पिक किया, जी एंटरटेनमेंट करीब 320 के लिए एक मौका इधर तेजी का, और पराग मिल्क फूड को रिएटरेट कर रहे हैं मयूरेश, इस समय एक तेजी का मौका है। अच्छा, इस बीच आपने एक फ्लैश देखा होगा कि FY24 में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 5.9% के आसपास ही बना रहेगा। याद रहे, हम चुनावी साल में अब उतर चुके हैं और इसके बावजूद सरकार फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर कोई भी ढील देने के मूड में नहीं है। क्या टारगेट्स हैं और अगर रकम की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ से आएगी? लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है। लक्ष्मण, ये एक फिस्कल प्रूडेंस पर सरकार का क्लियरली फोकस है और इलेक्शन ईयर में भी बरकरार रहेगा।
बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है, चूँकि जो फिस्कल जो बजट होता है तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी रहती है कि फिस्कल डेफिसिट का सरकार क्या टारगेट दे रही है। और जब चुनावी साल में सरकार जा रही होती है तो आम तौर पर फिस्कल डेफिसिट को थोड़ी सी अनदेखी की जाती है। लेकिन जो मुझे वित्त मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार इस अंतरिम बजट में भी फिस्कल प्रूडेंस पे काफ़ी ज़्यादा जोर देगी। फिस्कल डेफिसिट में बहुत ज़्यादा छूट देने के मूड में सरकार नहीं है, फिर नरमी बरतने के मूड में सरकार नहीं है। और जो चालू कारोबारी साल का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है जो 5.9%, उस पर तो सरकार मुझे लगता है बरकरार रहेगी। हो सकता है कि 5.9% से भी कम का आंकड़ा दिखाए चालू कारोबारी साल के लिए। अगले कारोबारी साल के लिए जितना इस साल है उतना तो रखेगी, उसमें और कटौती करे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन फिस्कल डेफिसिट यहाँ से बढ़ेगा नहीं, ये सरकार जरूर सुनिश्चित करेगी, जो अब तक बजट को लेकर चर्चाएं हो रही है। तो फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्त रहने वाली, अड़ी रहने वाली है। तो अब पूछेंगे चुनावी साल है, खर्चा बढ़ेगा, पैसा कहाँ से आएगा? सरकार तीन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त दिख रही है। एक तो टैक्स कलेक्शन का जो ग्रोथ रेट है, सरकार का मानना है कि आने वाले सालों में भी ये बढ़ता रहेगा। जीएसटी कलेक्शन देखिए दिसंबर का 10% से ज़्यादा ग्रोथ रेट दिखा है पिछले साल के मुकाबले। दूसरा, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू वो भी सरकार को अच्छा खासा मिल रहा है। सप्लीमेंट्री डिमांड में हमने देखा कि 1,26,000 करोड़ रुपए के आसपास की ज़रूरत थी, इसमें से 71,000 करोड़ रुपए सरकार ने बचत करके जुटा लिए। तो सरकार को इस एंगल से भी बहुत ज़्यादा पैसा आने की संभावना दिख रही है। तीसरा, सरकारी कंपनी हो, सरकारी बैंक हो, उनकी हालत लगातार सुधर रही है, तो वो भी सरकार के लिए फ़ायदेमंद होता है। उनके डिविडेंड आते हैं, उनके पैसे आते हैं। तो इन तीन वजह से सरकार बहुत ज़्यादा आश्वस्त दिख रही है। और चौथा एक ग्रोथ भी है, ग्रोथ 6.5% से ज़्यादा रहने का अनुमान सरकार मान के चल रही है। तो ग्रोथ ज़्यादा होगा, जाहिर तौर पर टैक्स कलेक्शन बेहतर होंगे, इसलिए फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर कोई समझौता शायद सरकार ना करे। लक्ष्मण जी, व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे, कहाँ पर हैं आप इस समय? बिल्कुल, अभी हम सेंट्रल दिल्ली में हैं, जहां मैं खड़ा हूं। मेरे ठीक सामने कुछ ही दूरी पे पार्लियामेंट है, उससे आगे बढ़ेंगे तो वित्त मंत्रालय, जहां पे बजट की तैयारियां चल रही हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय है, और थोड़ा सा पीछे देखें तो ली मेरिडियन होटल होगा, और ये मीडिया सेंटर है जहाँ पे हम दिल्ली के पत्रकार अक्सर यहाँ पे मिला करते हैं। एक दिन वीरू को लेके जाइएगा, वहाँ से एंकरिंग करिएगा, फिर थोड़ा सा क्लोजिंग शो, मज़ा आएगा वीरू। फिर आपको वो शायद वीरू ऐसे ठंड से काफ़ी बचना चाहते हैं, शायद वो आया ना आए। आज नहीं, आज सुबह वैसे ही सर दर्द हो रहा है ना। आज मैं लिटरली बता रहा हूँ, पूरे सुबह से आज 7:30 बजे जो सर दर्द शुरू हुआ है ना, वो ठंड के कारण सुबह की। और यहाँ अभी मत भेजिएगा, 15 जनवरी के बाद भेज दीजिए, चला जाऊँगा, सच्ची कह रहा हूँ। वीरू जी सुकुमार एंकर हमारे हैं, वो जल्दी आएंगे नहीं जमीन पे। वीरू तो अब तो जाना ही पड़ेगा, ये लक्ष्मण जी ने कह दिया, अब तो जाना ही पड़ेगा। चलिए 15 जनवरी के बाद। हाँ, वैसे देखिए, क्लोजिंग है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग है तो कर लेंगे, पर कभी भूल के भी पहला सौदा या फिर मुनाफे की तैयारी की बात नहीं, पहला सौदा के बाद वहाँ पे तो आप दिखोगे ही नहीं, मैं क्लोजिंग के लिए कह रहा था मैं। खैर चलिए, खैर लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये चलिए लक्ष्मण जी डन करिए, किस दिन इंतजाम कर। पहला सौदा में करिए, तो फिर मैं आऊँगा आपके साथ। लक्ष्मण जी चैलेंज पे चैलेंज दाग रहे हैं वीरू के सामने। आप लोग ये बहस बाद में ऑफ कैम करिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है उस शो के बाद, जिस दिन वीरू सुबह सवेरे पहला सौदा या मुनाफे की तैयारी ऑन ग्राउंड दिल्ली की ठंड से बाहर इधर साउथ ब्लॉक के आसपास से करें, फिर दवा की ज़रूरत पड़ेगी। और उसी पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि ये एक पूरा सेक्टर है जहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। गिरते बाजार में देखिए, फार्मा शेयरों में अच्छा इंटरेस्ट लौट कर आया है। नॉर्मली डिफेंसिव स्टॉक्स चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो शायद इस सेक्टर में एक व्यू पॉजिटिव बना रहे हैं। वैसे अगर आप देखिएगा, 2 महीने में निफ्टी फार्मा इंडेक्स 17% से ज्यादा उछल चुका है। फार्मा सेक्टर की सेहत कैसी है, और खासतौर से 2024 के लिए वो क्या फैक्टर्स हैं जो कॉन्फिडेंस देंगे एक निवेशक को, उसी पर करेंगे बातचीत। प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च एनालिस्ट परम देसाई हमारे साथ है। परम, एक सिरे से अच्छी तेजी यहाँ पर कुछ स्टॉक्स में आना शुरू हो चुकी है फार्मा कंपनियों में। क्या वो खास ट्रिगर्स रहेंगे 2024 के साल में इन फार्मा कंपनियों के लिए? क्योंकि कुछ साइंस मिलने लगे थे बाय द एंड ऑफ द ईयर 2023 में कि यूएस में जेनरिक्स की प्राइसिंग में कुछ इंप्रूवमेंट है, रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट इन कंपनियों के लिए थोड़े से नरम पड़ने लगे थे। आपके लिए क्या की हाईलाइट होंगी 2024 के लिए? आपने राइटली बोला, यूएस जेनरिक में प्राइस स्टेबलाइजेशन देखने में आ रही है, जो काफी बड़ी पेन पॉइंट थी 4-5 साल तक। लास्ट 2-3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि प्राइस काफी स्टेबलाइज हो गई है। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड थोड़ा सस्टेनेबल है।
स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे इंडियन कंपनीज की मोस्ट ऑफ द फैसिलिटी सब एफडीए कंप्लायंट है, तो वो एक बेनिफिट मिल रहा है। उनको रेगुलर अप्रूवल्स मिल रहे हैं। और दूसरे जो पहले प्राइस इरोजन हम देख रहे थे डबल डिजिट में, वो सिंगल डिजिट आके थोड़े स्टेबल हो गए हैं। और कहीं कहीं पे हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे हमको प्राइस ग्रोथ भी मिल रही है। तो ये ट्रेंड सस्टेनेबल है एंड दिस विल बी वन ऑफ द मेजर एक ट्रिगर होगा आगे जाके। और दूसरा एज अ राइटली बोला आपने कि जैसे प्राइस रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़ी लास्ट एपीआई प्राइसेस लास्ट 3 से 4 महीने में सॉफ्ट हो गई है। और अभी टाइमिंग के लिए लग रहा है कि एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर तक तो ये प्राइसेस थोड़ी सॉफ्ट ही रहेगी। चाइनीज न्यू ईयर के बाद पता चलेगा कि कैसे आपके ये प्राइसेस मूव करेंगे, बट नियर टर्म में एपीआई प्राइसेस सॉफ्ट रहेगी तो ये भी एक आपको सेक्टर को बेनिफिट करेगा। ओके परम, गुड आफ्टरनून। जो स्टॉक सबसे ज़्यादा फोकस में रहा है पिछले 3-6 महीने में वो है लुपिन। लुपिन पर कवरेज है क्या आपकी, और इस बड़े मूव के बाद भी क्या यहाँ पर पोटेंशियल है? गुड आफ्टरनून अनुज। सो लुपिन में मेरी कवरेज है। लुपिन में आप देखोगे कि उसके जो 3 से 4 फैसिलिटी जो एफडीए में फंसी थी वो सारी क्लियर हो गई है। तो उसके बाद आपको कुछ काफी अच्छे अप्रूवल्स आने चालू हो गए हैं। लास्ट 2-3 महीने में उनको 2-3 प्रोलेंसा कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स के अप्रूवल मिले हैं ऑफ्थाल में। और एक बड़ा अप्रूवल स्पिरिवा था, जेनरिक स्पिरिवा, जो अगस्त और सितंबर में लॉन्च हुआ। वो काफी बड़ा प्रोडक्ट है और वो आपका नियर टर्म अर्निंग्स मोमेंटम को काफी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा है। उसमें कुछ लग नहीं रहा है कि कोई नियर टर्म कंपटीशन रहेगा एटलीस्ट 3 से 4 क्वार्टर तक का। सो उनके यूएस जो बड़ा ड्रैग था वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गया है और आपके नियर टू मीडियम टर्म अर्निंग्स विजिबिलिटी को काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। उनका डोमेस्टिक जो एक 40-50 का जो उसका कंट्रीब्यूटर है एबिटा का, वहां पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस था। आई थिंक वहां पे भी उन्होंने काफी कुछ चेंजेस किए है। उनके कुछ इन लाइसेंसिंग सेगमेंट थे, वहां पे वो कुछ काफी प्रोडक्ट्स पेटेंट एक्सपायर हो रहे थे, तो वो सेगमेंट भी अभी इंप्रूव हो रहा है लास्ट 1-2 क्वार्टर से। वहां पे डोमेस्टिक ग्रोथ भी उनका अच्छा आ रहा है। तो दोनों उसके जो मेन की ज्योग्राफी से डोमेस्टिक और यूएस, उनकी विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है FY25 के लिए। परम, जो आपने रेवलमेंट का जिक्र किया और जो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स है स्पिरिविया, तो ये आपने लुपिन के प्रोस्पेक्टिव से चर्चा करी, तो ये ऑरबिंदो फार्मा, सिप्ला, जेडस, इनके लिए भी एक एडवांटेज है इसका मतलब? ये प्रोडक्ट ऑरोबिंदो और उनको नहीं है, बट दूसरे सब अप्रूवल्स ऑरोबिंदो और सिप्ला के लिए काफी अच्छे आ रहे हैं। रेवलिमिड है ऑरोबिंदो के लिए जो ये क्वार्टर से आना चालू हो जाएगा। उसके अलावा ऑरोबिंदो का इंजेक्टेबल प्रोडक्ट की पाइपलाइन काफी अच्छी है, तो वहां पे भी आपको Q-on-Q ग्रोथ मोमेंटम दिखेगा। प्लस ऑरोबिंदो में पीएलआई का जो उनको मिला है पीएलआई में, वो आई थिंक FY25 Q1 या Q2 से वहां पे आना चालू हो जाएगा, तो काफी अच्छा ग्रोथ विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है उनका एपीआई सेगमेंट में। सो ऑरोबिंदो के लिए आपका नेक्स्ट 3 से 4 क्वार्टर भी नंबर्स की विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है यूएस प्लस पीएलआई रिलेटेड। दूसरा सिप्ला आपने बोला, सिप्ला के केस में उनकी 2 फैसिलिटी थोड़ी एफडीए के कंप्लायंस में उनकी थोड़ी फंसी पड़ी है, जिसको एक को वार्निंग लेटर मिला है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डिस्पाइट दैट उनको कुछ प्रोडक्ट्स के अप्रूवल स्टिल आ रहे हैं। उनकी पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है सिप्ला की। अगर इनके जो फैसिलिटीज है इंदौर और गोवा अगर क्लियर हो जाती है, तो आप देखोगे कि उनका FY25 और 26 काफी अच्छा जाएगा यूएस। परम, ये हमने उन कंपनियों की बात की जिनका यूएस में भी अच्छा खासा मार्केट शेयर है और वहां से प्रोडक्ट्स और बिकेंगे तो बेहतर रहेगा। जो प्योरली डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनियां हैं, उनकी सिचुएशन क्या है? वहां पर किस तरह की ग्रोथ लार्जली आप अज्यूम करके चल रहे हैं? तो प्योर डोमेस्टिक है, वहां पे आप देखोगे इंडस्ट्री 8 से 10% के बीच में ग्रोथ कर रही है, तो वो ट्रेंड मुझे लगता है वो ट्रेंड सस्टेनेबल है। मीडियम टर्म में वो ट्रेंड मुझे लगता है वो ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। जिसका क्रॉनिक फोकस ज्यादा है, जो टॉप 20-25 कंपनीज है, आई थिंक वो इंडस्ट्री से ज्यादा थोड़ा अच्छा बेटर ग्रोथ परफॉर्म करेंगी। तो वहां पे 10 से 12% का ग्रोथ इन जनरल मुझे लगता है कि आपकी टॉप 15 से 20 कंपनी जो डोमेस्टिक फोकस हेवी है वो ग्रोथ सस्टेन कर पाए। और टॉप पिक क्या रहेगा डोमेस्टिक मार्केट में अगर आपने कुछ दाव खेलना है स्टॉक्स में? तो मेरे कवरेज में से टोरेंट फार्मा, जेबी केमिकल और इप्का, तीनों का 100% डोमेस्टिक नहीं होगा, बट 50 to 60% डोमेस्टिक एक्सपोजर है, 40 to 60% डोमेस्टिक एक्सपोजर है, और उनका एक्सपोर्ट भी काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। तो मैं डोमेस्टिक अगर ग्रोथ स्टोरी प्ले करना चाहूंगा तो ये 3 के नाम से आई विल पे यू। ओके, एपीआई कंपनीज में अब क्या व्यू बन रहा है और यहाँ पर आपकी कोई टॉपिक होगी क्या?
आई कुडंट हियर यू। एपीआई रिलेटेड कंपनियां जो हैं उसमें कोई आपकी टॉपिक होगी? एपीआई ऐसा कोई स्पेसिफिक मेरे कोई कवरेज में नहीं है, बट एपीआई प्राइसेस है ना लास्ट 1-2 क्वार्टर से प्राइसेस सॉफ्टन हो गई है, तो उनका थोड़ा मार्जिन और रियलाइजेशन में थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है। अगर आप देखोगे डीवीज, इप्का, जिसका भी एपीआई एक्सपोजर है, उनके नंबर्स भी थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं। उनको थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 क्वार्टर और थोड़ा पेन रहेगा। आई थिंक 1-2 क्वार्टर के बाद वहां पे एपीआई जो नंबर्स में आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेंगे। मेरा कोई स्पेसिफिक कवरेज नहीं है एपीआई। आपका टॉपिक फार्मा में वैसे क्या रहेगा अगर 2 स्टॉक्स आपने पिक करने हो परम फॉर 2024? जेबी केमिकल इन द मिड कैप नेम और सिप्ला मेरा लार्ज कैप। ओके, तो ये मिड और स्मॉल कैप लार्ज कैप कंपनियां परम ने आपके लिए आइडेंटिफाई की। बहुत बहुत शुक्रिया परम, हैव अ गुड 2024। चार्ट्स पर गावा जी, इनमें से कोई जो आपको पसंद है? आज देखिए एक लंबी लिस्ट है, सन से लेकर सिप्ला से लेकर डीवीज, डॉक्टर रेड्डीज, चारों कंपनियां दरअसल इस समय आउट परफॉर्म कर रही हैं निफ्टी में। जी हाँ, सन तो मैंने सुबह आज कॉल किया था क्विक सिंगल्स में। सिप्ला मुझे बिल्कुल पसंद है। यस, ये अप मूव मिला है, 1279 पर ट्रेड करा है, 1300 का जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। रही बात डिवीज में, यस डिवीज में भी एक अप मूव है, अप मूव मिलेगा। ट्रेड करा है 4009 पर, टारगेट होना चाहिए 4125 का, मैटर ऑफ 1 या 2 दिन। स्टॉप होगा 3960 का डिवीज। तो एंटायर फार्मा पैक अच्छा लग रहा है, इंक्लूडिंग जायडस लाइफ। ओके, दिवीज लैब पे आपके भी। और मैं एक बार जरा अब थोड़ा सा फार्मा से निकल के 1-2 चीज़ें देख लेते हैं जो कि ट्रेड्स कैरी करने लायक हो सकते हैं। कल कुछ देर पहले हमने एक कंटेनर कॉर्प लिया था, क्या गजब का स्विंग आया इसमें। डे हाई पर आ रहा है, यस डे हाई पर आ गया। अभी भी करीब 881 तक का स्विंग लगा के आया डे हाई पर। हेवर्स का जिक्र हुआ था, एक बार जरा आप ले आइए फिर, इससे पहले कि कुछ और ट्रेड लें जो अच्छा कर रहा है। वोल्टास आपकी स्क्रीन पे 993 पे, ये भी डे हाई पे आके ट्रेड कर रहा है। वोल्टास का क्लोज, यस ये सितंबर 2022 के बाद का अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो आप वाइट गुड सेगमेंट में दोनों स्टॉक्स को देख रहे हैं अच्छा करते हुए। रचना जी, वोल्टास ने 15 दिसंबर के बाद अब तक सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया है वाइट गुड सेगमेंट में, क्या आप इसको भी कंसिडर करना चाहेंगे? दोनों इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स फायर कीजिएगा करके, दोनों ही डे हाई पर। जी, जहाँ तक वोल्टास और हेवल्स के कंपैरिजन की बात है तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हेवल्स रहेगा। वोल्टास ने जो करा है, वोल्टास काफी दिनों से साइडवेज उसमें था और उसमें से आज उसने निकलने की कोशिश करी है, बट नेवरदलेस उसके 1000 के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस है जिसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसको, एंड दैट इज वेरी क्लोज। तो इसीलिए कंपैरेटिवली माय फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी हेवल्स। नेवरदलेस कोई एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए एक स्विंग एक कट के लिए प्ले करना चाहता है तो 5 to 7 रुपीज ऑफ कट कैन बी गॉट ऑन वोल्टास एज वेल। अदरवाइज ड्यूरेबल मूव की बात है, अगर डिलीवरी कैरी करना है तो हेवल शुड बी द चॉइस, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। जैसे पहले भी हमने थोड़ी देर पहले शो में बात किया था कि 1400 को अगर वो क्रॉस करेगा तो 1410-20 तक वो जा सकता है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक बात करते हैं ग्रुप के। आदित्य बिरला ग्रुप में आज शानदार तेजी है, और क्यों दौड़ रहा है ये ग्रुप और क्या हाईलाइट, सुमित से जानते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, पूरा ग्रुप बढ़िया बज़ कर रहा है, और आज से नहीं बल्कि अगर पूरे 3 महीने के आंकड़े देखेंगे तो इस ग्रुप में ऑन एन एवरेज 20% के आसपास से गेंस इस 3 महीने के दौरान, इस क्वार्टर के दौरान देखने को मिले हैं। ग्रुप की मार्केट कैप 7 लाख करोड़ के ऊपर, और करीब देश के छठा सबसे बड़े ग्रुप के तौर पे अभी शुमार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पूरा ग्रुप 7वां सबसे बड़ा ग्रुप है। एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। आज भले प्रॉफिट टेकिंग, लेकिन विद टाइम चाहे आप अल्ट्राटेक देखें, वोडाफोन आइडिया देखें, ग्रासिम, आदित्य बिरला फैशन, आदित्य बिरला कैपिटल, मनी, सब में खरीदारी देखने को मिली। तो एक करके सबके लिए ट्रिगर सामने आए हैं। पहले तो अल्ट्राटेक, एक मेजरली सबने एक तरफा या तो केपेक्स पे काम कर रहे हैं या फिर अपनी नए एक्विजिशंस कर रहे हैं, तो उसमें अल्ट्राटेक सबसे पहला नाम आता है, जहाँ पे इन्होंने रिसेंटली अपनी 200 मिलियन टन की कैपेसिटीज़ को पहुँचाने के लिए हाल में एक एक्विजिशन किया केशवराम इंडस्ट्रीज़ का, और अब धीरे धीरे और भी ये नई कैपेसिटीज़ तलाश रहे हैं फर्दर एडिशन करने को लेके, और 200 मिलियन टन की कैपेसिटी को ईयर मार्क कर रखा है इन्होंने। हिंडाल्को, जो कि FY24 में करीब 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की बातचीत कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि विद टाइम इसको और बढ़ाएंगे। ईवी स्पेस को लेकर भी 800 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेंशन की बातचीत कर रहे हैं। तो हिंडाल्को और अल्ट्राटेक में इस तरह के कप मूव आते दिखाई पड़े। ग्रासिम पेरेंट है,
हिंडाल्को और अल्ट्राटेक का, जो कि अपने VSF कारोबार के साथ साथ इनकी होल्डिंग भी रखता है। तो हिंडाल्को में 3% और अल्ट्राटेक में 57% का स्टेक है। तो अगर वहाँ अपमूव आता है तो ग्रासिम में भी ऑटोमेटिकली अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लाइकवाइज वोडाफोन आइडिया, बज़ बहुत है, हालांकि कंफर्मेशन कंपनी जस्ट अभी तक नहीं आया। पहले रकम जुटाने को लेकर बज़ है, फिर कुछ बड़े करार को लेकर बज़ है, जिस पे आज उन्होंने क्लैरिफाई भी कर दिया कि वो कोई बड़ा करार नहीं कर रहे हैं। तो ये भी कुछ बज़ के चलते वोडाफोन आइडिया में जोरदार तेजी देखने को मिली। आदित्य बिरला फैशन ने रिसेंटली TCNS को एक्वायर किया, वहाँ पर नंबर्स और बेटर हो सकते हैं उनके। 1800 करोड़ रुपए के आसपास का एक्विजिशन था, 1600 करोड़ रुपए के आसपास का, और इस एक्विजिशन के बाद पूरे स्पेस में या फिर इन कंपनी के नंबर्स में पिकअप आने की बातचीत है। आदित्य बिरला कैपिटल, आदित्य बिरला मनी, दोनों में नंबर्स बेटर थे इधर, या फिर AUM के अंदर एक अच्छा पिकअप आया। स्पेशली आदित्य बिरला कैपिटल का एक फंड था, आदित्य बिरला लॉजिस्टिक फंड, उसमें तो रिकॉर्ड नंबर आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो इस तरह के डेवलपमेंट अलग अलग कंपनियों में सेक्टर की होते हुए दिखाई पड़ रही हैं, और सभी के सभी कंपनियों में इधर बज़ है, नए केपेक्स हैं, नए एक्सपेंशन है, और उसके बीच में पूरा ग्रुप बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहा है। इसीलिए पूरे ग्रुप के अंदर ही 3 महीने के अंदर, या हमने देखा है करीब 20 से 25% के आसपास के अपमूव आते हुए दिखाई पड़े। सुमित बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सभी स्टॉक्स में पिछले 3-4 दिन से एक्चुअली AB ग्रुप में अच्छा मोमेंटम। अब प्रकाश दीवान से बात करते हैं, जानते हैं उन्हें कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं इस समय। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। पहले AC ग्रुप की बात कर लेते हैं। AB फैशन आज का टॉप गेनर क्या हुआ यहाँ पर, और आपके हिसाब से क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर अब? तो गुड आफ्टरनून अनुज। सो मुझे लगता है कोई अभी तक तो इस टाइप की न्यूज का कोई वो पुष्टिकरण नहीं आया जहाँ पे जो डायरेक्टली आप उसको एट्रीब्यूट कर सकें कि इसकी वजह से हुआ है। बट एक चीज समझ जरूर आ रही है कि इस सारे समूह में आदित्य बिरला फैशन एक ऐसा नाम था जो काफी समय से रेंज बाउंड रहा और इस सारी रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। अब इसमें हुआ ये कि पार्टिसिपेशन आया, थोड़ा ये TCNS का जो अधिकरण किया इन्होंने, उसके बाद उसको कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, नेटवर्क में इसका शामिल करते हैं, समावेश करते हैं, और एक अच्छा सीजन अभी समाप्त हुआ है आपका दिसंबर फेस्टिव सीजन के एंड में, तो इसका भी आपको फायदा दिखेगा। इस कंपनी में एक ही चीज है कि इसकी अभी भी बैलेंस शीट में कर्जा काफी है। वो जब थोड़ा 4300 के करीब करोड़ के करीब है, वो जैसे जैसे डीलेवरेज होता जाएगा, कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ी सी लीन बन जाएगी। फिर आप देख रहे हैं जो अरविंद के साथ हुआ या इस टाइप के जो बाकी के रिटेल नेटवर्क वाले जो बिजनेसेस हैं गारमेंट्स को लेके, वहां पे इंप्रूवमेंट जो आया, वो सब चीज का भी आपको इसमें फायदा दिखेगा। तो अगर पेशेंस हो तो यहाँ से लिया जा सकता है। ये एक कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी है, अच्छी ब्रांडिंग है। जैसे जैसे बैलेंस शीट डीलेवरेज होगी, स्ट्रेंथ आएगी उसमें, वो आपको स्टॉक में भी उसकी वो निगाह दिखने लगेगी। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि रिकमेंडेशन है, पर अगर किसी के पास है, पेशेंटली इतने टाइम तक वेट किया है, तो शायद अच्छा समय अब आना शुरू हुआ है, तो उसके लिए वेट किया जा सकता है। बट अदरवाइज मेरे को कोई खास आज क्यों न्यू मूव आया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। दूसरा स्टॉक जो फोकस में AC ग्रुप से वो है वोडाफोन आइडिया। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? काफी फन एंड गेम्स हो रहे हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव व्यू बन रहा है यहाँ पर? अनुज, बहुत सिंपल है। वोडाफोन आइडिया को खत्म नहीं होने देना था, इस मार्केट से, इस टेलीकॉम सेक्टर से ओझल नहीं होने देना था, इसलिए सरकार ने हर चीज उसको सपोर्ट करने के लिए करी। अब अच्छी चीज ये हो रही है कि हम एक उस पड़ाव पे आए हैं कि जहाँ पे ARPU 200 रुपए के एवरेज जो घूम रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो टैरिफ हाइक को लेके कहीं ना कहीं एक पहल आनी जरूरी हो गई है। तो अगर हिंदुस्तान में 5G का रोल आउट, 5G का उपयोग अगर आपको मीनिंगफुली बढ़ाना है, तो वोडाफोन की भी प्रेजेंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि सरकार तो BSNL को भी वो तैयार कर रही है इस पर्टिकुलर चुनौती को वो करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए। सो आई थिंक एज अ सेक्टर जो ग्रोथ आ रही है उसका फायदा वोडाफोन को मिल सकता है, अगर वो थोड़ा बहुत जो AGR के ड्यूज को वो करना है। बट ये आप बोलेंगे इसमें स्टारलिंक आके पैसा लगा देगा और इसके बाद इसका हुलिया बदल जाएगा, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट थीसिस बनना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो उसके बाद भी आपको समय मिलेगा लगाने का, समझने का कि इनकी प्लान्स क्या हैं, किस टाइप की लागत लाएंगे, किस टाइप के ग्रोथ को चेज करेंगे। पर आई डोंट थिंक उसकी वजह से आपको आज इसमें निवेश करना चाहिए। अगर आपके पास है, आप फंसे हुए हैं, भाव आपने देखा ही नहीं है कि वापस आते हुए, तो शायद हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स पे एक एग्जिट मिल जाए और कोई अच्छे बेहतर सेक्टर में जाइए या बेहतर कंपनी में जाइए विद इन द सेम सेक्टर। और एज ऑफ नाउ इफ यू आस्क मी, जो प्राइस हाइक अनुज आने की एक्सपेक्टेशन है
मेरा मानना यह है कि सबसे पहले उसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट भारती पे दिखेगा। सो भारती में जो 1000 रुपए के आसपास, 1050 के आसपास जो कंसोलिडेट हो रहा है, ये यहाँ से आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। हो सकता है कि दिस विल प्रोबब्ली बेनिफिट फास्टर, और आपको स्टॉक में डायरेक्ट वो होता है क्योंकि जियो का आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो भारती के बाद जियो का भी टैरिफ हाइक आएगा, लेकिन वोडा का भी आएगा, लेकिन फायदा सबसे ज्यादा जो है इसका आपको स्टॉक में भारती पे होता हुआ दिखे। तो इनफैक्ट वोडाफोन छोड़कर भारती ज़्यादा बेहतर ट्रेड रहेगा। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। इन पीएसयू प्लेज में हमने देखा है 2023 के साल में बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। कोल इंडिया, और मुझे याद है वो कुछ एक ऐसे साल जहां पर लोग उसको बिल्कुल छूते भी नहीं थे, लेकिन इट्स बिन अ कंप्लीट टर्न अराउंड। क्या बदला है कंपनी में, और यहाँ से आगे क्या अभी भी चांसेस है कि जिस तरह के रिटर्न्स इसने 2023 में कमा कर दिए हैं वो 24 में भी मिलेंगे? गुड आफ्टरनून अर्चना। सो देखिए, कोल इंडिया में बदला क्या है कि कोल इंडिया को एक जिस 2-3 साल पहले जब ESG का एक नया दौर शुरू हुआ था कि हर चीज रिन्यूएबल पे, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी पे फोकस रहेगा, तो हम ये भूल गए थे कि ये सब चीजें नई चीजों के फोकस की बात है। तो मतलब ये ऐसा है कि कोई जॉइंट फैमिली में आप रहते हो, तो नई बहू आती है तो पुरानी बहू का काम या उसकी कोई वो जगह जो है वो तो खत्म हो नहीं जाती, वो तो अपना बना के रखती है, साथ अपने काम जो कर रही है, अपना रोल जो प्ले कर रही है। अब नई बहू के पीछे सब भागने लगे, रिन्यूएबल्स के पीछे भागने लगे और कन्वेंशनल एनर्जी को भूल गए। जैसे ही ऑयल का भाव बढ़ना शुरू हुआ या उसमें वॉलेटिलिटी आने लगी और एक आत्मनिर्भरता की जो एक वो लहर दौड़ रही है, उससे हमने देखा है कि हर सेक्टर में हम लोग आत्मनिर्भर होकर खुशी हो रहे हैं और कमा रहे हैं। तो कोल इंडिया का काम ऐसा है कि अगर आप बाहर से कोल इंपोर्ट कर रहे हो और आपके जमीन के नीचे इतना कोल पड़ा है, तो कोल इंडिया का आउटपुट बढ़ा के आप वो आत्मनिर्भर बन सकते थे। सो फाइनली वो रियलाइजेशन हुआ और उसका अमल हुआ। तो इस सरकार ने जो सबसे अच्छी चीज की है कि एग्जीक्यूशन करवाया, नॉट जस्ट कि एक टेक्निकली मैथमेटिकल नंबर है आपके पास कि इतना हमारे पास रिजर्व है और इसको हम ये कर सकते हैं, इतने सालों तक चला सकते हैं। वो एक्चुअली कोल इंडिया का आउटपुट बढ़ाया। आप ई ऑप्शंस देखिए, आप उसका खुद का जो आउटपुट है, थ्रूपुट है, वो देखिए। तो फ्रॉम 235 टर्निंग पॉइंट था 235-240 के आसपास। इस समय लोगों को कन्वेंशनल एनर्जी की जगह समझ आने लगी या अहमियत वापस समझ आने लगी, और वहां से जो उसने रफ्तार पकड़ी है 330 तक, तो मैंने देखा है कि इतनी जल्दी 2-3 महीने में हो गया था। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होके हो रहा है। अभी भी 2024 में कोई एनर्जी की यूज कम तो होने नहीं वाली है, और रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो बनने में समय लगेगा, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में समय लगेगा, उसके स्टोरेज में समय लगेगा। तो आई थिंक कोल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभी भी आपको मिल सकता है अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से। हाँ, बट जो पिछले 6 महीने में आपने रंगत देखी वैसी शायद ना है, लेकिन इट्स अ सेक्युलर ट्रेंड। तो ये अगले 1-2 साल और भी चल सकते। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। सीमेंट एट ऑल टाइम हाई, LNT एट ऑल टाइम हाई। कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या फिर कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी जो हाल फिलहाल में रीड की हो, जो इम्प्रेस कर रही हो नंबर्स के लिहाज से? वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। सो आप देखिए, आप वहां बैठ के दिल्ली में ढूंढ रहे हो ये नंबर्स, आपके सबसे ज्यादा दिल्ली से जो ऑर्डर जा रहे हैं वो, और आपकी चैती कंपनी, मतलब चैती इन द सेंस जिससे आपके बचपन के ताल्लुकात है, BHEL पे देख लीजिए। तो ये जो साइकिल, वर्चुअस साइकिल शुरू हुआ है ऑर्डर बुकिंग का, और जिस हिसाब से हमारी कंपनियों ने अपनी क्षमता बढ़ाई है और अच्छे बड़े खासे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सक्षम हो रहे हैं फाइनेंशियली और फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, ये चीज आपको ये दिखा रही है कि जितनी भी हाइड्रोकार्बन में ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन की जगह बन रही है या प्लान्स हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा। एक छोटी सी कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अब ये 4-5 साल पहले मैं इसको जो बताया करता था कि बहुत अच्छी है, इसमें मॉडल इसका बड़ा सुलझा हुआ मॉडल है कि 7 से 9% प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम करते हैं। जो भी ऑर्डर ये एग्जीक्यूट करते हैं, उसकी जो भी रेवेन्यू जो बिलिंग होती है, उसके ऊपर इनको काम मिल जाता है। अब इतने सालों तक इनको कोई ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन की जगह नहीं दिख रही, कोई इस टाइप के ऑर्डर नहीं आ रहे थे। आते थे तो छोटे छोटे होते थे, कुछ एग्जीक्यूट होते थे, कहीं अटक जाते थे। अब जो काम हो रहा है इसमें बहुत ऑलराउंड ग्रोथ है, और जिस हिसाब से इनका लीन एसेट लाइट मॉडल है, इन्होंने खुद के पैसे तो इनके लगते नहीं है ज्यादा वही इस टाइप की मशीनरी में या उसमें, लेकिन जो एक्सपर्टीज इनकी है
इसके बिना आप कोई भी ऑयल रिफाइनरी या ऑयल रिलेटेड या हाइड्रोकार्बन रिलेटेड यूनिट में कुछ कर ही नहीं सकते। तो इनकी जो एक्सपर्टीज है, जिस टाइप का टैलेंट है, वो आपको इसमें ग्रोथ आते हुए इससे दिखेगी। तो अगर आपको कैप गुड्स में या इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में कुछ करना है, जहाँ सरकार का भी खर्चा अच्छा खासा आ रहा है, क्योंकि आप देखिए HPCL हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, सब जगह ग्रीन हाइड्रोजन की बातें हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन में जो पैसा लगेगा, जो प्रोजेक्ट्स नए आएंगे, उसकी तादाद बहुत बड़ी है। रिलायंस इटसेल्फ इज टॉकिंग अबाउट 75,000 करोड़। तो मतलब इतने बड़े बड़े फिगर्स की बात हो रही है अगले 3-4 साल में। तो इस टाइप का काम आते आते आपको इन सब कंपनीज में फायदा होते हुए दिखेगा। तो घबराइए नहीं, कंपनी पहले नहीं चली इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं चलेगी, पर यहाँ से ये भी आपको ग्रोथ दे पाएगी। इस टाइप का बिजनेस मॉडल है, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू सीमेंस या कोई और प्राइवेट सेक्टर में कैप गुड्स वाली कंपनी। ओके अच्छा सर, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई, सारा कंसंट्रेशन DLF में है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में है, ओबरा रियल्टी में है, कोई और साउथ बेस या फिर रीजनल रियल एस्टेट कंपनी जो कि आपको इम्प्रेस कर रही हो प्रकाश सर इस वक्त, या फिर आप उसको दूसरे वर्जन के थ्रू रियल एस्टेट एंसिलरी या फिर होम इम्प्रूवमेंट के साथ कुछ और पिक करके बैठे हो हाल फिलहाल में? सो रियल एस्टेट में जो डिमांड फुलफिलमेंट अब देख रहे हैं, पहले तो एक था कि सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड नहीं आ रही, अब डिमांड आ गई, फिर सप्लाई नहीं थी। अब दोनों कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, और खास करके ये सिर्फ 2-4-5 मेट्रो की बात नहीं है, ये कहानी अब Tier 2 इंडिया में भी चली गई। आप छोटे शहरों में जाइए, आप इंदौर, भोपाल, कोयम्बतूर, देहरादून, हर जगह आपको बहुत बहुत बढ़िया एक्टिविटी दिख रही है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट ग्रोथ। यहाँ तक कि आप छोटे मतलब ऐसे सेंटर जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग ही नहीं दिखती थी, मैं पिछले महीने प्रयागराज गया था और वहां पे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये कहाँ से आ गए और एक्सेप्टेंस उनकी कैसे बढ़ गई है। सो आई थिंक हाउसिंग को अगर आपको प्ले करना है तो बेस्ट इज टू प्ले थ्रू द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मॉडल है वो डी रिस्क है। वो आदमी घर लेने के बाद इनका ग्राहक बनता है, और ग्राहक बनने के बाद इनके लिए सिक्योरिटी ये रहती है कि एक बार उसने लोन लिया तो एटलीस्ट इनकी रीपेमेंट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द लेंडिंग वो सेफ रहता है। और कोई नॉर्मली अपने घर को वो करके मॉर्गेज में रख के किस्तें तोड़ता नहीं है, जो गाड़ी में हो सकता है, बाकी कोई फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर, टीवी यहाँ वहाँ चीजों में होता है। आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स टू राइट दिस। और उसमें भी अगर आप PNB हाउसिंग फाइनेंस देखिए, जो हमने कई बार बात की है, पिछले 2 दिवाली से बात करते आ रहे हैं और स्टॉक वहां से 3 गुना हो चुका है। ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो कंटिन्यूसली ग्रो होंगे और इनमें एक बहुत नई रफ्तार से आपको इसकी ग्रोथ दिखेगी। ऑफ कोर्स इसमें आप कैनफिन होम भी ऐड कर सकते हैं, कई और छोटी कंपनीज हैं जो हाउसिंग फाइनेंस में है, बट आई थिंक PNB हाउसिंग फाइनेंस टू माय अंडरस्टैंडिंग हैज द राइट काइंड ऑफ बैलेंस शीट, लीडरशिप, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। और ये आप सारे रियल एस्टेट का जो ग्रोथ है वो इसमें कायम होता हुआ दिखे। ओके चलिए फिर प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके चलिए, मार्केट में इस समय एक और झटका लगा बैंक निफ्टी में। अब 500 पॉइंट से ज़्यादा नीचे डे लो पर बैंक निफ्टी नहीं है डे लो पर देखिए, लेकिन बैंक निफ्टी डे लो पर है। ये इंटरेस्टिंग है और इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। एक बार कोटक महिंद्रा बैंक का इंट्राडे मूव लेकर आइए। ये स्टॉक अब आ गया है डे लो पर, एकदम टुवर्ड्स द एंड कोलैप्स हुआ। ICICI बैंक डे लो पर आया। तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं। एक बार यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है, फिर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। यतिन बताइए क्या पिकअप किया? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले अगर हम बात करें अशोक लेलैंड, मंथली नंबर्स वीक आए हैं और ये दूसरा वो महीना है जहां इनके मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेल्स वीक आए हैं। टाटा मोटर्स के भी कमर्शियल व्हीकल सेल्स फ्लैट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अशोक लेलैंड है, यहाँ FI की सेलिंग आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है और 175 से 178 के तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ STBT की सलाह दे रहे हैं और यहाँ फ्रेश ओपन इंटरेस्ट में आपको शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल रही है जैन सीरीज में। इसके अलावा कॉनकॉर ये भी एक काउंटर है जहाँ डीलर्स बहुत टाइम से तेजी में है। डीलर्स को लगता है ट्रेडिंग अपसाइड के लिहाज से जनवरी सीरीज में यहाँ से भी 4 से 5% का अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है और रेलवे की जो ट्रैक अपग्रेडेशन है उसका एक बेनिफिशियरी कंपनी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ के पीछे और मोमेंटम के लिए डीलर्स कॉनकॉर में भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वीरू मेंशन भी कर रहे थे कुछ देर पहले और यहाँ पर डीलर्स के भी रेडार पर आया है 2% ऊपर एक काउंटर। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। लेकिन मार्केट का हाल अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 495 अंकों की गिरावट निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, बेग योर पार्डन, 1% का नुकसान यहाँ और निफ्टी करीब 80 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ।
आपने इनफैक्ट कोटक मेंशन किया था, आईसीआईसीआई मेंशन किया था, अब इंडसइंड 1.5% नीचे आ गया, एसबीआई पर भी दबाव। तो सवाल यही अनुज, अब क्लोजिंग पर करना क्या है? क्या अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन ली है इन स्टॉक्स में वो कैरी करें, क्या अप्रोच हो? बिल्कुल हर्षदा, थैंक गॉड वो स्लिप ऑफ टंग ही था। अगर निफ्टी अगर 495 गिर गया तो बहुत लोगों का कल्याण हो जाएगा। देखिए, कल भी मेरा यही व्यू था, मैं आज भी यही व्यू दे रहा हूँ, अभी मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ना कैरी करें। ये मार्केट कुछ कह रही है आपको, मार्केट की वार्निंग को सुनिए। और एक फेज़ आया था जिसमें हमने लगातार एक वन वे तेज़ी अप्रोच की थी, अब वो फेज़ जा चुका है। अब ये मार्केट की सुन लीजिए थोड़ी सी करेक्शन के मार्केट क्लियर कट इंडिकेशंस दे रहा है यहाँ पर, आप उसको हीड करिए, सुनिए उसको, और उसके बाद एक फ्रेश व्यू लीजिए। जल्दबाजी मत करिए इस गिरावट में ख़रीदने के लिए, स्टेबल होने दीजिए मार्केट को। एक इंडिकेशन मिल रहे हैं मुझे कि 20 डे मूविंग एवरेज की तरफ हम जा रहे हैं, सिर्फ इस बार 10 डे में पे ना रुकें। और उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है बैंक निफ्टी। निफ्टी भले इतना वीक ना हो, लेकिन बैंक निफ्टी जिस तरीके से वीक हो रहा है, मैं यही कहूँगा कि अभी के लिए कोई पोजीशन कैरी ना करें, क्योंकि ये वीकनेस जो है ये थोड़ी सी बढ़ रही है इस समय, खासतौर से बैंक निफ्टी में। और अब हम 47,800 के नीचे ही बंद हो रहे हैं बैंक निफ्टी में। एक दिन और देके देखते हैं, हो सकता है कि ये एक और शेकआउट हो, मार्केट कल एक और मुंह दिखा के परसों से मूव आउट करना शुरू कर दे, लेकिन वो मार्केट को मैसेज देने दीजिए। अभी के लिए मेरे ख्याल से न्यूट्रल रही है मार्केट में। अच्छा, शॉर्ट भी नहीं है, ये भी नहीं है कि आप शॉर्ट करके चले जाएं इस मार्केट में। क्यों? क्योंकि लार्जर ट्रेंड इंटैक्ट है। तो ऐसा भी नहीं है कि कल सुबह सुबह आपको सीधा कोई 100 पॉइंट का गैप डाउन मिलने वाला है, वो भी नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट वार्निंग साइन दे रहा है आज तो, थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल क्लियरली मार्केट देता हुआ, तो संभल कर चले और तेजी का ट्रेड नहीं ले जाना है। और इस समय मंदी पता नहीं कितने लोगों ने की है, मंदी का ट्रेड कैरी किया जा सकता है इफ एट ऑल किसी ने शॉर्ट किया, या फिर वही चांस है? नहीं, बिल्कुल नहीं कैरी करना है, न्यूट्रल जाना है आपको। मंदी में अगर आपने पैसा बना लिया है तो वो उसको इंट्राडे में निपटा दें, क्योंकि मार्केट ना आपको इंट्राडे में दे रहा है मंदी के मौके। तो जैसे कल आपने मंदी की, मान लो पैसा बनाया, आज सुबह एक बार के लिए तो मार्केट ग्रीन में खुला था, तो हो सकता है कल भी एक बार के लिए मार्केट ग्रीन में खुले, और लार्जर ट्रेंड अप है अभी भी, इसके लिए कैरी नहीं करना है शॉर्ट ट्रेड। इसमें मैं बहुत क्लियर हूँ, ना शॉर्ट ना लॉन्ग, बेसिकली ट्रेड कैरी नहीं करना है। अच्छा, बाय द वे, आज अमेरिकी मार्केट्स कारोबार के लिए उतरेंगे, और जो फ्यूचर्स इशारा कर रहे हैं वो मैं आपको फटाफट से झलक दे देती हूँ। डाउ फ्यूचर्स करीब 16.2 पर है, नैस्डैक S&P हल्की हल्की मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं। आज यूरोप भी कारोबार में उतरा है, और यहाँ पर जर्मनी के मार्केट्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी करीब 122 अंकों की, फ्रांस के बाजार ऊपर, फुट्सी एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर भी वॉल्यूम्स की थोड़ी सी कमी होगी एटलीस्ट फॉर दिस वीक, लेकिन ये फिलहाल आपको इंडिकेशन ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं। और कल सुबह में ऑफ कोर्स अमेरिकी बाजार का ट्रेड आपके हाथ में रहेगा, उस पर रिएक्ट भी करना होगा। तो क्लियर कट व्यू आपके लिए, कोई ट्रेड तेजी या मंदी का इंडेक्स पर नहीं कैरी करना है। वीरू, क्या लग रहा है एफएनओ में क्या पोजीशंस बन रही हैं? कुछ तेजी के ट्रेड्स कैरी हो रहे हैं या नहीं? भाजपा आई थिंक कुछ 2-3 दिग्गज हैं वो जो ये डिफरेंशियल है बिटवीन निफ्टी और निफ्टी बैंक में, उसको सस्टेन होने दे रहे हैं। अदरवाइज ब्रेथ तो कमज़ोर है। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे, आज पहली बार मेरे ख्याल से 20 दिन में शॉर्ट का आंकड़ा लॉन्ग से ज़्यादा है, और कंसोलिडेटेड फिगर तो है ही। 98 शॉर्ट, 11 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग 10 में, और 67 में लॉन्ग है। अब ये ज़्यादातर जो 67 लॉन्ग है, इसको स्पॉन्सर किया है फार्मा ने। आइए एक एक करके डिजिट्स को देखते हैं कि ये मतलब फिगर्स कहाँ से आए हैं। जो 67 लॉन्ग्स हैं उसमें एबी फैशन, जिसकी चर्चा काफ़ी हो चुकी है, देन लाइन अप है आपका ल्यूपिन, ग्लेनमार्क फार्मा और बायोकॉन। स्ट्रॉन्ग मूव 6-4-3, और ओरेकल फाइनेंशियल्स में मिड कैप आई मूव अच्छा है। आज बजाज फाइनेंस में सुबह से शॉर्ट कवरिंग थी। कोलगेट ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी मेरे ख्याल से आती इंडस्ट्रीज, मैरिको, दीपक नाइट्राइट, यहाँ पे अच्छा खासा मूव है। दीपक नाइट्राइट ने अच्छा क्लोज दिया है। और जो ये इस स्लाइड में आप जा रहे हैं, वोडाफोन आइडिया, शॉर्ट बिल्डअप, आयशा मोटर्स, फेडरल बैंक, अशोक लेलैंड, एस्कॉट्स, यहाँ पे स्पेशली एस्कॉट्स में आज नंबर्स के बाद थोड़ी पिटाई हुई। बाकी बलरामपुर चीनी, एनटीपीसी, हिंदुस्तान कॉपर, और कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स जो थे, जो बड़े एग्रेसिव रोलोवर्स लेके आए थे, उनमें यहाँ पर आज थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग विजिबल है। हर्षदा, चले वीरू, बीटीएसटी रह गया, बीटीएसटी ट्रेड्स पर आते हैं। श्रीकांत बताइए, तेजी मंदी क्या करेंगे, क्या ट्रेड लेंगे? तो देखिए, वैसे लग रहा है कि मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर ही है, और पॉसिबल है कि अगर मार्केट में यहाँ से अगर एक वापस अपोर्ड अगर एक्टिविटी आती है तो कुछ कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स में हम एक्टिविटी देख सकते हैं। वहां पे हमें लगता है कि जीएमआर इंफ्रा को करंट लेवल से लॉन्ग करके चलना चाहिए। आज इंट्राडे में ऑलमोस्ट 97-98 के करीब ही आ चुका था।
अब वापस से 80 के करीब आ चुका है, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 76 के करीब का स्टॉप लॉस रखें, 80 में लॉन्ग करें और टारगेट्स रखें यहाँ पे अराउंड 87 88 के। तो जेवार इंफ्रा को करंट लेवल से BTST के बेसिस पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गई बात जीमा रिपोर्ट पे। गाबा सर, आप क्या कैरी करेंगे? स्टॉक जो अच्छा लगता है, पसंद है इस वक्त, वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन। ट्रेड करा है 880 पे, स्टॉप होगा 870 में, 10 रुपीज, टारगेट होगा 900। मेरे ख्याल से इसमें मोमेंट में और रिवर्सल पैटर्न है। कंटेनर कॉर्पोरेशन, बाय। ओके, प्रशांत आप क्या कैरी करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? प्रशांत जी वीरू जी, सॉरी मेरा नाम सुनाई नहीं दिया था। मैं श्रीकांत, आपका व्यू क्या है, आपके कैरी करेंगे? वीरू जी, मैं बायोकॉन के साथ जाना चाहूंगा। एक बहुत वैलिड ब्रेकआउट, वॉल्यूम बैक 255 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और ऑलमोस्ट क्लोजर के तरफ है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 257 और जो टारगेट होगा वो 280 से लेकर 285। ओवरऑल मुझे अब लग रहा है कि बायोकॉन एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए तैयार हो चुका है और आज का जो वॉल्यूम है वो क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है, तो बायोकॉन में बाय की सलाह। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, एक सेल साइड पे ट्रेड है। फेडरल बैंक में बिकवाली करके जाएंगे, क्योंकि फेडरल बैंक अगर आप पैटर्न देखेंगे तो 158 पे रेजिस्टेंस है। स्टॉक ने आज 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। तो फेडरल बैंक के फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए 155 रुपए 10 पैसे, 155.10 के स्टॉप लॉस से बिकवाली कर सकते हैं। 147 के टारगेट होंगे। ओके, फेडरल बैंक पे आपका स्टेबिलिटी है यहाँ पे, सेट टू बाय टुमारो। और मयूरेश, अगर आपको इस डिप में कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, ऑल्दो अभी एज ऑफ नाउ तो थोड़ा सा ये बहुत दिनों बाद अगर आप देखें ये डिप आया है, तो इसको सीरियसली अगर आप ले रहे हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको कुछ वैल्यू नज़र आ रही है तो कोई नॉट एग्जैक्टली BTST ट्रेड, कोई पोजिशनल ट्रेड रिकमेंड करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, तो जस्ट ट्रेडिंग टीम से ही मैं बात कर रहा था। तो ऑब्वियसली फार्मा फोकस में है और ट्रेडिंग टीम को फार्मा में ग्लेनमार्क लाइफ, ये स्टॉक मुझे लगता है कि अभी भी मोमेंटम दे सकता है। वॉल्यूम्स काफी हाई है, स्टॉक अलोंग विद अदर फार्मा नेम्स हैज डन एक्सेप्शनली वेल। एक सस्टेनेबिलिटी रह सकती है नंबर्स को लेके इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। थोड़ी Q2 में नंबर्स आगे पीछे रहे थे जरूर इन टर्म्स ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस, बट जनरली उनकी जो बिजनेस कॉन्स्ट्रक्ट है, API CDMO रेगुलेटेड मार्केट से 80% बिजनेस आता है, कहीं कहीं नंबर्स में रिफ्लेक्शन शायद अच्छा होगा फॉर अ कंबाइंड सेकंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बट प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वीरू जी, ट्रेडिंग टीम को लगता है कि यहाँ अभी भी मोमेंटम रह सकता है। मार्क आज वैसे 8.5% ऊपर है, कल भी एक्शन में रहेगा, ये कुछ उम्मीद है। चलिए हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी 4 मिनट का ट्रेड बचा है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जहां पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स ऊपर जा रही हैं, तो ये जा सकते हैं बैन में। यह ध्यान रहे, इस समय बलरामपुर चीनी और हिंदुस्तान कॉपर ऑलरेडी बैन में हैं और इनको कंपनी देने के लिए शायद डेल्टा कॉप दिखाई दे सकता है। और ये हम मेंशन भी कर रहे थे, अगर ये बैन में ना जाए तो शायद एक ट्रेड बनेगा, लेकिन 116% की पोजीशंस आ चुकी है मार्केट वाइड लिहाज से। सेल में भी यही स्थिति दिख रही है, 100% से ज्यादा की पोजीशन IEX, जी एंटरटेनमेंट और इंडस टावर, यहाँ पर भी 98-95% तक की पोजीशंस उभर कर आ रही हैं। तो चांसेस हैं ये कुछ स्टॉक्स जो शायद बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इन सब पर रहेगी नज़र। कल सुबह ऑफ कोर्स या आज शाम को ये अपडेट आ जाएगा क्या बैन में गया और क्या नहीं। अच्छा, एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर कोल इंडिया का हम जिक्र कर रहे थे। वैसे है तो 2.5% ऊपर, लेकिन यहाँ पर जाते जाते कुछ मुनाफा वसूली हुई है, अच्छी खासी मुनाफा वसूली तो इंडसइंड, एक्सिस, SBI, ICICI, कोटक और HDFC बैंक में भी आ गई। इनफैक्ट HDFC बैंक का एक बार चार्ट दिखा दीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव टेरिटरी में था। और जब अनुज मेंशन कर रहे थे कि निफ्टी बैंक स्लाइड कर रहा है, मैं देख रही थी HDFC बैंक टिकेगा या नहीं, ये भी नीचे आ चुका है। तो बाकी इसके पियर्स ने इसे नीचे खींचा है, हल्का सा नेगेटिव टिक, लेकिन प्रेशर है। अब पूरे 500 अंकों की गिरावट पर निफ्टी बैंक 47,700 पर क्लोज दिखाने की तैयारी में और लगभग 80 अंकों की गिरावट पर यहाँ पर निफ्टी जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है 21,664 के लेवल्स। तो
ये है आज की सिचुएशन, पूरा 1% गवा चुका है। निफ्टी बैंक आज का बड़ा अंडर परफॉर्मर साबित होता हुआ दिखाई दिया है। ऑफ कोर्स हमने देखा मिड कैप्स ने भी आज ज्यादा कुछ साथ नहीं दिया, गिरने वाले शेयरों की संख्या इसीलिए ज्यादा थी। चलिए वॉल पर आते हैं और इस क्लोज को देखते हैं। जो मैं मेंशन कर रही थी, गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा, 1600 गिरने वाले शेयर वर्सेस आपके 1484 या 94 शेयर जो बढ़ने की तरफ है। निफ्टी का हाल आपकी स्क्रीन पर है, 80 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक 520 पॉइंट नीचे अब आखिरी 2 मिनटों में। वहां पर देखिए आप निफ्टी आईटी का क्या हाल रहा। यहां पर कल थोड़ी सी स्थिरता थी, लेकिन आज फिसला है पूरा इंडेक्स। 400 पॉइंट का नॉक इधर लगा है। मिड कैप में भी दबाव, उस लिहाज से स्मॉल कैप पर भी दबाव बनता दिखाई दिया है। बैंकों में सबसे ज्यादा करेक्शन और आईटी में सबसे ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है। साथ ही ऑटो स्टॉक्स भी वीक ही विकेट पर आकर जाकर रुके हैं, तो वो ऑटो इंडेक्स आएगा करीब 1.5% का नुकसान। इधर आयशर, हीरो, बजाज ऑटो, M&M, मारुति, इन सारे स्टॉक्स में हमने देखा आज कुछ बिकवाली की पोजीशंस क्लियरली बनती दिखाई दी हैं, तो ये कमजोर कड़ी इस मार्केट की। फटाफट से आईटी काउंटर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, चाहे वो इन्फी हो, टीसीएस जैसे काउंटर्स हो, एलटीआई माइंट्री जैसे काउंटर्स हो। ऊपरी लेवल से काफी कूल ऑफ देखने को मिला। 1% रफली ये स्टॉक्स नॉक लेते हुए दिखाई दिए हैं। और मिड कैप साइड पर हम एम्फेसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट की बात कर ही रहे थे, वहां पर भी प्रेशर देखने को मिला है। दिग्गज बैंकों में इंडसइंड बैंक टॉप लूजर है, उसके बाद फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स, एक्सिस और आईसीआईसीआई के साथ कोटक में कमजोरी, एचडीएफसी बैंक यहाँ पर भी हल्का सा नेगेटिव टिक आता हुआ, लेकिन हाँ ये पूरा पैक दबाव में आज दिखाई दे रहा है। तो ये पूरे 3-4 पॉकेट्स थे जिन्होंने बाजार को नीचे खींचा। अगर मार्केट को कुछ साथ सहारा मिला है, वो मिला है फार्मा कंपनियों की तरफ से। डीवीज, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा, ये इनफैक्ट वो दिग्गज काउंटर्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिली। और मिड कैप साइड पर भी ग्लेनमार्क जिसका हम मेंशन कर रहे थे, मैनकाइंड जैसे प्लेस, इप्का जैसे प्लेस में कुछ खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए हैं। मिड कैप साइड पर कुछ और काउंटर्स जहां पर आज बड़े मूव्स देखने को मिले ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बल पर। एक ऑफ कोर्स है आपका जोमेटो, जिसको लेकर दरअसल ब्रोकरेजेस कुछ बायस रख रही हैं। तेजी की पोजीशंस की बात हुई, आज 4% ऊपर है ये काउंटर। 129 का भाव उधर देखने को मिल रहा है क्लोजिंग पर। लेमन ट्री जो रेडार पर आया है, वहां पर भी मोतीलाल ओसवाल का 150 का टारगेट, 130 के आसपास वो स्टॉक टिकता हुआ। 9.5% के गेन्स इधर देखने को मिले हैं। 2 पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ की हम बात करें तो एक तो वीएसटी इंडस्ट्रीज दिखा दीजिए और एबी ग्रुप की कंपनियां यानी कि एबी फैशन और एबी कैपिटल। वहां पर वीएसटी इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स 20% के अपर सर्किट पर जाकर टिका और एबी फैशन में 7.5% के गेन्स, एबी कैपिटल में भी 3% का इजाफा। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा क्योंकि मार्केट बंद हो चुके हैं। 21,660 पर निफ्टी जाकर टिका है, 81 अंकों की गिरावट। और आज स्क्रीन ज्यादा लाल दिखाई दे रही है। आयशर 3.5% नीचे, एलएनटी में 2.5% का नुकसान। हीरो की हम बात कर ही रहे थे, मारुति, एचसीएल टेक, एनटीपीसी, बजाज ऑटो, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर दबाव देखने को मिला। तेजी में ऑफ कोर्स फार्मा कंपनियों के साथ कोल इंडिया रहा है, बजाज फाइनेंस रहा है, अदानी पोर्ट रहा है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ भी मिला है मार्केट को, जहां पर कुछ गेन्स देखने को मिले। कोशिश हो रही है कि मेटल्स तेजी में रहें। आज हिंडाल्को अकेला है जो 1% ऊपर जाकर फाइनल क्लोज दिखा रहा है। दूसरे कुछ काउंटर्स टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो ये है फाइनल क्लोज आपकी स्क्रीन पर। करीब 520 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक पे और 80 अंकों की गिरावट आपकी निफ्टी पर। सीधा सौदा में आज ये यतिन और नीरज का परफॉर्मेंस कैसा रहा? तो तेजी में इन्होंने पिक किया लेमन ट्री, जिंदल स्टॉक, नेक्स और मंदी में एलआईसी था। एलआईसी की खबर हम जानते हैं, 800 करोड़ का जीएसटी रिमांड नोटिस आया। लेकिन तेजी वाले आइडियाज जो यतिन ने आइडेंटिफाई किए थे, जेटीएल, कोल इंडिया, हिंडाल्को और एसआरएफ, सब में गेन्स देखने को मिले हैं। ओके चलिए, तो एक खराब दिन का अंत हुआ आज खासतौर से फाइनेंशियल्स के लिए। और कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और बैंक निफ्टी ने आज एक थोड़ा सा मिनी ब्रेकडाउन दिखाया 10 डे मार्क के नीचे। देखते हैं कल रिकवरी आती है, ये ट्रेंड एक्सेंचुएट होता है। वीरू बिल्कुल, बुध का दिन एक बार फिर से इस पूरे पैनल की, हर्षदा मेरी, अनुज की और साथ ही साथ नीरज जी की मुलाकात होगी आपसे सुबह पहले मॉर्निंग कॉल में और उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।